एज़ अ स्टूडेंट मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। बट मुझे लगता था कि बचपन में पढ़ा किताबों में, स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में पूरी किताब याद कर लेते थे। हमें ये चीज़ें ना बड़ी प्रेरित करती थी कि यार हमारे पास भी कुछ ऐसा दिमाग हो, हमारे पास भी कोई ऐसी टेक्निक हो। हुँ, हुँ। बट स्कूल्स के पास तो नहीं थी, हमारे टीचर्स ने तो ये सब नहीं सिखाया। मैंने अपनी बिटिया को सबसे पहले सिखाया व्हेन शी वाज़ ओनली 4 एंड हाफ, 4.5 साल की थी जिया। और जब मैंने उसे सिखाया और उस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इंजीनियरिंग जो वो पढ़ के आए हैं वो कहीं भी उनके काम नहीं आ रही है, वो उन्हें वहीं जाकर सीखना पड़ रहा है, स्किल सीखनी हुँ, पड़ रही हुँ। है, देन वो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा पुअर है, जहाँ पे शायद काम किया जाना चाहिए, बिकॉज टैलेंट की कमी नहीं है हमारे हुँ, देश हुँ। में। पेरेंटिंग नहीं सिखाई जाती। जी। मुझे लगता है पेरेंटिंग की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप भले इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप कुछ भी बनो, सीए आप बनो, आप पेरेंट्स बिजनेस तो करो, बनोगे। पेरेंट तो बनेंगे ना। भले कोई कह दे मैं शादी नहीं करनी है, तो पेरेंट तो फिर भी हो आप चाचा तो है ना किसी के, मामा तो होंगे ना आप किसी जी, के। जी। पेरेंट अकेला बायोलॉजिकल पेरेंट फादर और मदर ही नहीं होते हैं, तो घर में अगर कोई बड़ा है, हुँ। चाचा है, बुआ है, जी। मौसी है, तो वो भी तो पेरेंट की तरह है ना। वो स्कूलों की जरूरत या गुरुकुल क्यों आए? पहले जैसा मैंने बताया, पहले राजा का बेटा राजा ही बनता था। जी, जी। तो राजा के बेटे को राजा बनना है तो वो अपने फादर से सीखेगा। जी। वैद्य के बेटे को वैद्य ही बनना होता था और वो अपने फादर के पास जाता था हुँ, सीखने के हुँ। लिए। नाई या हजाम के बेटे को नाई या हजाम ही बनना है तो वो किससे सीखेगा? अपने फादर से सीखेगा। जी। हर बच्चे को अपने फादर से स्किल सेट लेना है, जाना है, सीखना है। हुँ, हुँ। तो उसके लिए रोल मॉडल उसके फादर है। जी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो डॉक्टर के बेटे को म्यूजिशियन बनना है, हुँ, हुँ। म्यूजिशियन के बेटे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के बेटे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये सब मिक्स अप हो गया। जी। तो पेरेंट्स तो हर रोल में नहीं आ सकता ना, हर तरीके से वो नहीं कर जी। सकता। इसीलिए शायद स्कूलों की फॉर्मेशन हुई। बच्चे जी। यही सीख रहे हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं बच्चे। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए पॉडकास्ट पे। आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो आपके बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट पे कैसे काम करना चाहिए या उनकी क्रिएटिविटी को कैसे इन्हेंस करना चाहिए, उनके स्किल्स को कैसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बारे में आज हमसे डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे साथ पेप माइंड के ओनर विनोद फुटेला सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा जी। सर, हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं पेपमाइंड का फाउंडर हूँ और पेपमाइंड बच्चों के ऊपर काम करते हैं। इसमें 6 to 14 एज तक के बच्चों को हम ट्रेंड करते हैं, बिकॉज इस एज में बच्चों में पोटेंशियल बहुत होता है, एग्जैक्टली। बट डायरेक्शन की कमी होती है। इवन डायरेक्शन पेरेंट्स के पास भी नहीं होती है। हम्म। हम इन बच्चों को सिखाते हैं कि वो फोकस कैसे करें, कैसे वो कुछ भी लर्न करें। लाइक स्कूल हमें 2 ही चीज़ें सिखाता है, जैसा कि हमने बचपन में सीखा, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, नॉट हाउ टू लर्न। तो हम बच्चों को लर्न करना सिखाते हैं, कुछ भी कैसे याद करना है। इसके अलावा उन्हें इमोशनली डेवलप करते हैं, उनकी रीजनिंग को अच्छा करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। एंड ये सब इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं लाइफ में जो आप एक एज के बाद शायद नहीं सीख सकते या बहुत मुश्किल है। लाइक अगर मैं बात करूं, स्विमिंग है। स्विमिंग एक ऐसी स्किल है बचपन में सीखी जानी चाहिए। अगर आप बचपन में नहीं सीखे तो बड़े होके बहुत मुश्किल है बहुत सीखना। मुश्किल। साइकिलिंग अगेन, बड़े होके सीखना बहुत मुश्किल है अगर आपने बचपन में नहीं सीखी। राइट। और कोई भी लैंग्वेज है, आज अगर छोटे बच्चे को 5 से 6 साल के बच्चे को 20 ऐसे लोगों में छोड़ दिया जाए जो सब लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हम्म। तो वो 6 महीने में शायद वो बच्चा सारी लैंग्वेजेस पर मास्टरी हासिल कर लेगा, सीख जाएगा। हम्म। लेकिन आज हमें कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, अगर मुझे फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। सो एग्जैक्टली। कम एज में बच्चे कुछ भी सीख लेते हैं, उनका माइंड हर चीज़ एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए हम छोटे बच्चों पे काम करते हैं। तो सर, आपके माइंड में कैसे आई ये आइडिया, कैसे आया? आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा, कैसे आपने स्टार्ट किया? हाँ, मैं एज अ स्टूडेंट मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। बट मुझे लगता था कि बचपन में पढ़ा किताबों में, स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में पूरी किताब याद कर लेते थे। हमें एक हिंदी टीचर ने बताया था। जी। शकुंतला देवी के बारे में सुना, तो बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस को वो बहुत फास्ट कर लेती थी। हम्म। एंड ये चीज़ें ना बड़ी प्रेरित करती थी कि यार हमारे पास भी कुछ ऐसा दिमाग हो, हमारे पास भी कोई ऐसी टेक्निक हो। हम्म। बट स्कूल्स के पास तो नहीं थी, हमारे टीचर्स ने तो ये सब नहीं सिखाया, शायद वो नहीं जानते थे। तो कुछ रिसर्च की मैंने। हैरी लॉरेन एक ट्रेनर हैं बहुत बड़े जी। मेमोरी के। इसके अलावा एडवर्ड डी बोनो लेटरल थिंकिंग पे काम कर रहे हैं। हम्म।
और भी बहुत सारी शकुंतला देवी कैसे करती थी, ये सीखा। और जब ये सीखा तो मैंने अपनी बिटिया को सबसे पहले सिखाया व्हेन शी वाज ओनली 4.5, 4.5 साल की थी जिया। और जब मैंने उसे सिखाया और उस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो लगा कि ये जिया ही कर पा रही है। बिकॉज हर इंसान के अंदर, जैसे एज अ फादर तो मुझे हर पेरेंट्स को ही शायद लगता होगा कि मेरा बच्चा जीनियस है। ओके। तो बिकॉज मैं टीचर था, मेरे अंदर एक टीचर हावी था, तो मुझे ये लगता था कि शायद ये और बच्चे भी कर सकते हैं यही टेक्निक, तो अगर हम अपनाएं तो मैंने कुछ और बच्चों पे ये ट्राई किया। और जैसे और बच्चों पे ट्राई किया, मुझे अगेन वैसे ही रिजल्ट्स मिले जो मैंने अपनी बिटिया में देखे थे। ओके। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद इन बच्चों में पोटेंशियल ज़्यादा है और ये स्किल्स हैं जो इन्हें नहीं सिखाई गई या नहीं सिखाई जाएंगी। तो इसीलिए मैं कॉलेज में था, आई लेफ्ट माई जॉब इन 2009 ओके। और मैं फुली इन छोटे बच्चों पे काम करने लगा। और मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही काम करती हैं, तो हम Great. दोनों ही ट्रेनिंग में हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग गाइडेंस की कमी है। गाइडेंस एंड स्किल्स, एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। हमें पढ़ाया जाता है बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था। ये ज़िंदगी में कभी काम नहीं आने। आप देखिए, इवन मैं मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स की भी सारी टर्म्स लाइफ में कभी काम आ रहे हैं। एग्री। साइंस भी सारी काम नहीं आ रही है, हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन क्यों पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल। और इतना रटाया जा रहा है। मुझे याद है हम 9th 10th में थे, एक क्वेश्चन था एग्जाम में, मुझे आज भी याद है, महादेवी वर्मा ने 10वीं कब करी। पूजा जी आपको याद है आपने 10वीं कब करी? हमें भी अपनी 10वीं, हमें वो याद क्यों करना है, मुझे ये नहीं समझ आता था। उसका हमारी लाइफ में क्या यूज है? कोई भी उनका, हाँ बिल्कुल कुछ भी यूज नहीं है। तो हमें स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं। दैट्स वाई कि हम आज भी इतना देश में टैलेंट होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन, अगर हम डिस्कस कर रहे थे अभी जैसे, इतनी पॉपुलेशन है तो ये पॉपुलेशन तो हमारी स्ट्रेंथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये वीक पॉइंट वीकनेस बन है। गई। बिकॉज हम लीडर्स नहीं पैदा कर रहे हैं। हम अच्छे इंजीनियर बना रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं और लीडर्स नहीं पैदा कर रहे हैं। आज आप देखो, अमेरिका वर्ल्ड लीडर है बिकॉज वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना रहे हैं, वो मैनिपुलेट करना सिखाते हैं, वो लीडरशिप पे काम करते हैं। राइट। और इसीलिए वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। उसे पता है मुझे डॉक्टर इंजीनियर चाहिए होंगे तो मैं इंडिया से मंगा लूंगा, और इंडियन जितने भी अच्छे इंजीनियर डॉक्टर हैं वो अमेरिका ही जाके बैठे फॉरेन चल जा रहे हैं। सब वहाँ जा रहे हैं। सो हम लीडरशिप पे काम ही नहीं कर रहे हैं। इस बात पे तो मतलब किसी ने शायद मैंने तो अभी तक सोचा भी नहीं कि वो लीडरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं और इंजीनियर डॉक्टर इंडिया से मंगा ले रहे हैं। हाँ, तो यही हो रहा है। हम अच्छे इंजीनियर बनाने में लगे हुए हैं। अच्छे इंजीनियर भी बनेंगे, होने चाहिए, जरूरी है, बट लीडरशिप भी चाहिए। सर, एजुकेशन की बात हो रही है अभी, तो आपके हिसाब से एजुकेशन है क्या? क्या एजुकेशन से बुक्स और स्कूल तक ही सीमित है या इसके अलावा भी एजुकेशन पे बात किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आज से अगर हम 300-400 साल पीछे जाएं तो होता क्या था, एक डॉक्टर या वैद्य होता था जिसे हम वैद्य बोलते, तो वैद्य का बेटा क्या बनता था? वैद्य बनता था। राजा का बेटा राजा बनता था। कुम्हार होता था, कुम्हार का बेटा भी कुम्हारी बनेगा। तो वो सब स्किल्स होती थी जो हम नेक्स्ट जनरेशन अपनी जूनियर को देते थे। जी। एंड लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन ने काम किया। आज अगर हम देखें तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर नहीं बनना है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन का बेटा म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो अब एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अब आप पेरेंट्स से नहीं एजुकेशन ले सकते। पेरेंट्स जो कर रहे हैं वही काफ़ी नहीं है, अब आपको एजुकेशन चाहिए। बट इस एजुकेशन के साथ साथ जो स्कूली शिक्षा जो है, या चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी जो पढ़ाया जा रहा है, वो इनफ नहीं है। जो सिलेबस आज, जो अगर मैं बात करूं, मैं टीचर्स के साथ काम करता हूं, टीचर्स बनने के लिए एक डिग्री है, एक क्वालिफिकेशन है, आपको मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एक बीएड करना जरूरी होता है। एग्जैक्टली। और बीएड क्या है कि उस टीचर को कैसे पढ़ाना है ये सिखाया जाता है। अब आप देखो पूरी दुनिया बदल रही है। हम स्मार्ट सिटीज़ लेकर आए, स्मार्ट मोबाइल आ गए हैं, स्मार्ट टीवी आ गए हैं, बच्चे हमारे इतने स्मार्ट हैं, इतने एडवांस हो गए, बट टीचर भी वहीं का वहीं पिछड़ा हुआ है। वही 25 साल पुराना सिलेबस जो जेबीटी बीएड में पढ़ाया जाता था, आज भी एज इट इज़ ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन बच्चे तो बदल चुके हैं। आज से 25 साल पहले के जो स्टूडेंट्स थे या बच्चे थे और आज के बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी इम्प्रूव नहीं कर रहा है अपने आप में। वो
हर पॉलिसीज़ बन रही हैं, हर 4 साल बाद कोई ना कोई एक पॉलिसी बनेगी, फिर वो उसे विथड्रॉ करेंगे, फिर नई पॉलिसी लाएँगे, थोपा जा रहा है। बट एक्चुअल में जो काम होना चाहिए, जो हमारे इन यूथ के लिए चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इवन आप एमबीए भी देख लीजिए, एमबीए देखें आप, इंजीनियरिंग करके जो बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि हम गुड़गाँव में हम देखते हैं, वो जब प्रैक्टिकली जब वो लाइफ में जाते हैं किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, जब वो काम वहाँ कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज पे उन्हें काम करना है, अगर वो आईटी सेक्टर में है या मैकेनिकल किसी भी फील्ड में है, वो इंजीनियरिंग जो वो पढ़ के आए हैं वो कहीं भी उनकी काम नहीं आ रही है, वो उन्हें वहीं जाकर सीखना पड़ रहा है, स्किल सीखनी पड़ रही है, देन वो काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा पुअर है, जहाँ पे शायद काम किया जाना चाहिए, बिकॉज टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में, सिर्फ सिस्टम की कमी है। तो सिस्टम में भी अकेला हम सिर्फ ऐसे ही सरकारों को दोष दें, या अगर हम बात करें कि किसी कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ऐसी है, सिर्फ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मुझे लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर सुधर जाए, थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो शायद हमारे बच्चे और आगे बढ़ सकते। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ। तो स्कूल के बच्चे मुझसे भी कहते थे कि दीदी इन चैप्टर्स का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में। हाँ, ये बच्चे सवाल करते हैं, बच्चे बहुत तेज हैं वो, और शायद पहले नहीं करते थे, आज तो बहुत करते हैं। अगर मैं छोटे छोटे बच्चों की भी बात करूं सर, तो उनका बैग, स्कूल बैग उनके वेट के बराबर मैं कह सकती बराबर हो हूँ, जाए। झुक जाते हैं वो, इतना हैवी बैग होता है उनका। हाँ, तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारी और दुकानें भी चलानी है ना, तो बहुत सारे चीज़ें और भी देखनी है, हम उसके बारे में बात टोटली नहीं एग्री करेंगे। सर, टोटली तो एग्री। बुक्स के बारे में, अगर उनके बैग के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक्चुअली इंडिया में हम लोगों ने ना, क्या हुआ है कि एक 7th 8th का बच्चा अगर हम बात करूं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो उसे 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होती हैं। एक उसे अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़नी है, दूसरा उसे हिंदी पढ़नी है, तीसरा उसे एक इंग्लिश हम पढ़ते हैं जैसे। तो ये 3 लैंग्वेजेस हर बच्चा पढ़ रहा है, या मेट्रो सिटीज़ में अगर रीजनल लैंग्वेज नहीं है तो वहाँ पर फ्रेंच या जर्मन पढ़ाई जा रही है। तो हमारा बोझ जो है एक लैंग्वेज ना सीखने के लिए 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, इसकी वजह से भी पढ़ा है। बिल्कुल सीखनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज कभी खराब नहीं होती है, मैं कहता हूँ हमेशा सीखनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज आप दुनिया से कम्युनिकेट ही लैंग्वेज से ही करते हो, बट उनको बुक्स बना के, भारी भरकम बैग बना के ही क्यों? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप जमशेदपुर से, आपने जी। बताया था। आपने पंजाबी बचपन में नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल। मैं पंजाबी रीजन से आता हूँ। हम्म, आपको भी पंजाबी सॉन्ग्स, मूवीज देखने पसंद होंगे, आप गानों पे आप भी नाचते, डांस करते होंगे शादी में, जी पार्टी में। जी। तो वहां पर आपने पंजाबी किसी स्कूल में नहीं सीखी है, वो आपने म्यूजिक से, सॉन्ग से सीख लिया। तो ऐसा ही जब हमारे को कुछ जरूरत है ना, तो हम सीख ही जाएंगे। तो उसके लिए बुक्स या सिलेबस बनाने की जरूरत नहीं है। हमने इंग्लिश बहुत बाद में सीखी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। ओके। तो आज अगर मैं कि जिस बिजनेस में हूँ, तो वहाँ मेरे लिए मस्ट है इंग्लिश, तो मैं सीख गया ना। जी। तो इसी तरह अगर लैंग्वेजेस का बर्डन हट जाए फर्स्ट, और दूसरा हिस्ट्री में जो पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री की बजाय उन्हें फ्यूचर में जो स्किल चाहिए वो पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। और मैं बड़ी ख़राब बात लगती है, एक बार बोलता हूँ कि हमें पढ़ाया जाता है हमारा देश आज़ाद किसने करवाया। मैंने 4 साल 5 साल हिस्ट्री, शायद 6th ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती तो पढ़ी हमने 10th तक। देश आज़ाद किसने करवाया, कैसे, अरे देश गुलाम कैसे होता, पहले ये भी पढ़ा देते तो शायद पता लगता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि दोबारा हमारा देश गुलाम ना हो जाए। और आज भी हम नोइंग, अगर माने या नहीं माने, गुलाम होते जा रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से ही जी रहे हैं। बिल्कुल, हम गुलाम होते ही जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे लैंग्वेज की बात करें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बोझ कम किया जा सकता है। ओके सर। तो अब पेरेंट्स के पे आते हैं सर। तो आज के टाइम में पेरेंट्स ऐसा क्या करें जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो? पेरेंट्स को करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी स्कूल आपके बच्चे के लिए कमिटमेंट नहीं करता है, कोई भी स्कूल जिम्मेदार नहीं है। आप 15 साल स्कूल में भेजते हैं एक बच्चे जी। को, केजी से लेकर 12th तक अगर हम बात करें, तो 14-15 साल जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जो आप पूरा भारी भरकम फीस देते हैं, पूरे 15 साल अकेली फीस नहीं दी आपने, उस बच्चे का जो एक एनर्जी का जो पीरियड था, जब उसके पास हाई एनर्जी थी, वो आपने उसको वो साल दे दिए उस बच्चे के। जी। और जिस दिन वो 12th करके स्कूल से निकल जाएगा ना बच्चा, उसके बाद वो स्कूल उसे पहचानेगा भी नहीं। तो यहाँ सिर्फ पेरेंट्स का ही रोल मैं मानता हूँ रह जाता है, स्कूल कुछ भी जिम्मेदारी आपके बच्चे की नहीं लेगा। तो आप एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों के अंदर
जो स्किल्स चाहिए, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जैसा होना चाहिए, तो मैं एक छोटा-सा 3 रेफ़रेंस दूँगा मैं। 3 नाम हैं, आप कॉमन नाम है, आप लोग सब जानते होंगे। फर्स्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरे नरेंद्र मोदी एंड तीसरे राहुल गांधी। ओके। ये 3 नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ये बहुत फ़ेमस हैं, इसलिए ले रहा हूँ कि आम लोगों को भी ये समझ आते हैं। जी। तो पहले हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं। हर पेरेंट्स को ये बात ध्यान रखनी है, ये 3 नाम मैंने बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये 3 नाम जो बोल रहे हैं, इनके पास क्या है ऐसा जो हमारे बच्चों के पास होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने जाते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। उनके जितना शायद कोई और प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा नहीं है इंडिया में, आज तक राइट। नहीं रहा। नहीं शायद रहा। ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा जो इतना पढ़ा हो। तो फर्स्ट फेज़ में हमें अपने बच्चों को डॉक्टर मनमोहन सिंह की जैसी नॉलेज या एजुकेशन देनी है। ओके। नॉलेज सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। तो नॉलेज और एजुकेशन सिर्फ स्कूल से नहीं आएगी, वो आपको ये भी देखना होगा कि स्कूल के अलावा भी कहाँ से ले सकते हैं। दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद मैं बात करता हूँ नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुकाबले 10% भी नॉलेज नहीं है। कोई उनकी इतनी ज़्यादा पढ़ाई ऐसी नहीं है, लेकिन उनके अंदर लीडरशिप है, उनके अंदर जो फ्यूचर विज़न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंटेशन strong। बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अकेला एजुकेशन काम नहीं करेगी, आपके पास लीडरशिप भी होनी चाहिए, आपके I पास agree। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, कन्विंस करने की स्किल्स होनी चाहिए, अप्रोच करना, हैंडल कैसे करना है, ये स्किल्स होनी चाहिए। और यही वजह थी हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नकार दिया था बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लेकर आए। आप कैसे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे चीज़ों कम्युनिकेट को? करें, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं ना, तभी तो लोग वोट दे रहे हैं। कैसे अप्रोच किया जा रहा है, कैसे हैंडल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा होगा, मैं ये भी होता है। तो ये स्किल्स भी चाहिए आपको अगर आगे बढ़ना है। तो अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा ये स्किल्स जरूर सिखाइए। आपका बच्चा जिद ना करे आपसे, आपका बच्चा आपको कन्विंस करे। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका बच्चा आपसे मोबाइल मांग रहा है और वो जिद कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो आपको खराब लगता है, आप मोबाइल हार के आप दे ही दोगे। लेकिन अगर आपका बच्चा आपको कन्विंस कर ले कि मुझे मोबाइल चाहिए और ये लॉजिक है, ये रीज़न, और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपको अंदर से खुशी होगी कि इसने मुझे कन्विंस किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। तीसरा बात करते हैं हम राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी के पास ना तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी नॉलेज है, ना ही अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जैसी, बट उनके पास एक क्वालिटी है। शायद भले ही लोग उनके बारे में कुछ भी मजाक बनाते हो, कुछ भी जोक्स बने हों, उनके पास बचपन में उन्होंने दादी को मरते हुए देखा, जी। उनके फादर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। सारी जिंदगी वो फियर में रहे, वो परिवार फियर में रहा है, डर में रहा है। एंड जब वो पॉलिटिक्स में आए, अगर मैं 2014 से पहले बात करूं, तो उन्हीं के लोग पप्पू बोल रहे थे, पप्पू नाम से जोक्स बन रहे हैं, या आलू सोना, जो भी उनके बारे में कहा, कितना क्रिटिसिज्म उन्होंने झेला है और इतनी नेगेटिविटी, बिल्कुल। और इतना क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी और इतने डर में रहने के बावजूद वो खड़े लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक स्किल है, ये भी बहुत बड़ी एक उनके पास पोटेंशियल है कि वो हर क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हैं। भले नॉलेज नहीं हो, भले आप कुछ भी कहें, लेकिन वो हमारे बच्चों को भी, हमें इसको बोलते हैं हम एडवर्सिटी मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं हम आप टफ सिचुएशन से भी कैसे बाहर आएं। ओके। और ये शायद बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, भले कितनी अच्छी एजुकेशन दें, भले उनके लिए कितने भी रिसोर्सेज जनरेट कर लें, लेकिन क्या हम गारंटी कर सकते हैं हमारे बच्चों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो क्रिटिक नहीं होगा? बिल्कुल। क्या हम गारंटी कर सकते हैं हमारा बच्चा जब जॉब कर रहा होगा, उसका बॉस होगा वो नेगेटिव, या वहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा? ये सब चीज़ें मिलनी है उन्हें। जी। तो हम अपने बच्चों को उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें आपने बताई कि फर्स्ट आप अपने बच्चों को एजुकेट करो, सेकंड आप अपने बच्चे में लीडरशिप, जो प्रेजेंटेशन की चीज़ होती है उसे स्ट्रॉन्ग करो, एंड थर्ड होती है कि कोई भी कितना भी क्रिटिसाइज करे, आप स्ट्रांगली डटे रहो अपनी चीज़ों पे। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा ना, अभी आप देखो पीछे कुछ साल पहले एक IAS ऑफिसर थे बक्सर में, वो नोएडा में आके उन्होंने रेल ट्रेन के नीचे कट के अपनी जान दे दी। उनका एक वीडियो, IAS ऑफिसर, एंड ये बात है 2017 की शायद। Okay. और उन्होंने एक लेटर लिखा है, नोट, जिसमें सुसाइड लेटर था, जिसमें उन्होंने लिखा अपनी वाइफ और अपनी मदर के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे थे, उनके झगड़े से परेशान होकर वो सुसाइड कर ली।
आपको पता है एक आईएएस बनने के लिए जान पूरी ज़िंदगी लग जाती है, जी। जनरेशंस लग जाती हैं। हो सकता है एक पर्सन बनना चाहता हो, उनके फादर कभी बनना चाहते हो, नहीं बन पाए, अपने बेटे को बनाया, तो 2 जनरेशन लग गई। हुँ। और इतना ज़्यादा वो उन्होंने पढ़ाई करी, इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए होंगे, इतना सब किया होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं बैलेंस नहीं कर पाए फैमिली इश्यू को। ये स्किल्स हमारे पास नहीं है, ये हमें सीखना और चाहिए, सिखाया जाना आजकल चाहिए, डिप्रेशन तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यू हो गया है बहुत ज़्यादा। एंड लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को शुरू से स्ट्रांग बनाना चाहिए इस चीज़ के लिए। हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाहिए और हमें एक बिज़नेस की लैंग्वेज में बोलते हैं प्लान बी। आप फेल होंगे जीवन में, ये सिखा दो उन्हें। एग्जैक्टली सर। इसीलिए स्पोर्ट्स या गेम्स होती हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। बचपन में आप बहुत बार जीतते हैं, बहुत बार हारते हैं, बहुत बार गिरते हैं, फिर उठते हैं। जी। तो ये गेम्स का रोल ये सबसे ज़्यादा है कि वो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, आपको हार के बावजूद भी खड़ा रहना सिखा रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। नॉट ओनली हमेशा हम बच्चों को सक्सेस की बात करें, सक्सेस सिखाएं, हमें ये भी सिखाया जाना चाहिए कि हार होगी तो लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जीवन में ना परेशानियों की अगर बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानियाँ किसी एक या दो को, सबको ही रहती हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच नमक डाल दें, जी। तो क्या वो पानी पी सकेंगे आप? नो। शायद नहीं पी पाएंगी, टेस्ट आपको नमक का आएगा, आप नहीं पी सकते। लेकिन वही 1 चम्मच नमक 1 बकेट पानी में डाल दिया जाए, हम्म। तो यानी 10-15 लीटर पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल जी। दिया, तो आप पानी पी सकते हैं, राइट। बट हल्का सा टेस्ट आएगा। अब वही 1 चम्मच नमक अगर मैं एक झील में डाल दूं, तो हम पानी पी भी सकते हैं और कोई टेस्ट भी नहीं आएगा। कुछ डिफरेंसेस तो नहीं बस इसी तरीके से हमें समझना है, ये जो 1 चम्मच नमक जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। और ये सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, हमारे खाते में भगवान या जो भी आप समझें, वो 1 चम्मच नमक या वो एक प्रॉब्लम्स का चम्मच है, हमारे अकाउंट में आ जाता है, सबके अकाउंट में आ जाता है। लाइफ एकदम स्मूथ किसी की भी नहीं होती। किसी की भी नहीं है, बट आप अगर 1 गिलास पानी है तो वो नमक आपको नुकसान करेगा, आपको तकलीफ देगा। अगर आप बकेट है, एक पानी बकेट है, तो हल्का करेगा, बट अगर आप झील हैं तो आपको 1 चम्मच नमक से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं तो पड़ेगा। यही हमें सीखना चाहिए कि वो 1 चम्मच नमक है ना, वो सबकी जीवन में मिलना ही मिलना है। वो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, तो बट हम उसे फेस कर पाएं, अपने आप को इतना बड़ा कर लें, इतना बड़ा कर लें, उन चैलेंजेस को फेस कर पाएं। बिल्कुल। तो ये इसी से शायद हम लोग इमोशनली स्ट्रांग हो पाएंगे और टफ सिचुएशंस में भी खड़े रह पाएंगे। बिल्कुल तो ये मान लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया एंड जैसे आपने कहा प्लान बी की बात करी, तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी कि आजकल के पेरेंट्स जो हो गए वो बच्चों को ओवरबर्डन कर रहे हैं कि तुम्हें 99% लाने हैं, 95% लाने ही लाने हैं। वो अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, और अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है या किसी भी रीज़न से अगर कम मार्क्स आ गए या फेल हो गया, तो बच्चों के साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत गलत ट्रीट करते हैं। तो ऐसे में बच्चों पे क्या असर पड़ता है? अभी ऐसा देखिए चेंज हो रहा है। अभी शायद उतना नहीं रहा जितना हम जी। बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, बिकॉज अब बहुत अवेयरनेस आई है, चाहे वो सोशल मीडिया से आई हो, चाहे वो मूवीज से देख रहे हैं हम लोग, मूवीज से हमें पता लग रहा है। अब काफ़ी अवेयरनेस आई है। यस, प्रेशर आज भी शायद छोटे शहरों में अगर मैं बात करूं, वहाँ प्रेशर है बच्चों है। पे। मेट्रो सिटीज़ में शायद पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, अवेयर ज़्यादा हैं, यहाँ काउंसलर बहुत सारे हैं, जी। तो शायद इतना प्रेशर हम बच्चों पे नहीं डालते। लेकिन छोटे टाउन या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ये प्रेशर है। तो ये प्रेशर शायद हम क्या करते हैं, जो मैं नहीं बन पाया, पेरेंट्स को लगता है मैं अपने बच्चे को बना के छोड़ूंगा। और ख़ास तौर पे ये मदर्स में ये देखा गया है, हमेशा मम्मियों को लगी है कि मैं अपने बच्चे को ये भी करवा दूं, ये भी सिखा दूं। पेरेंट्स का पेरेंट्स के साथ कंपटीशन हो जाता है। पेरेंट्स का पेरेंट्स के साथ कंपटीशन हो रहा है। और मैंने देखा कई खास तौर पे मदर्स को कि वो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ पे करवा रही हैं, कुछ चेस सिखा रही हैं या कुछ अबैकस करवा रही हैं, और ट्यूशन क्लासेस सब चल रही हैं। एंड वो बच्चा अंदर क्लास कर रहा है, बाहर मदर्स खड़ी हैं और आपस में बात कर रही हैं। तो उस एक मदर को पता लगता है, अच्छा तुम्हारा बच्चा 4 एक्टिविटीज़ में है, राइट। ओह मेरा तो 3 में ही है।
तो उन्हें ये तकलीफ हो रही है कि मेरा बच्चा एक शायद पीछे रह गया है। तो वो गूगल करेंगी, कोई ना कोई और एक्टिविटी ढूंढेंगी, मेरे बच्चे को मैं इसमें और एंगेज करूँ। तो हम बच्चे की स्ट्रेंथ जाने बिना, उसकी नीड जाने बिना, उसका पोटेंशियल जाने बिना बिल्कुल उसको आंखें बंद करके ऐसे ही डाल रहे हैं, तो ये खराब है। और बिल्कुल सर मार्क्स जो है, परसेंटेज है, ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक बच्चे में पोटेंशियल है तो उसे मार्क्स नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए भाई। अगर आप 100 डिजर्व करते हो तो आप 100 की मेहनत करो, कहीं कोई ये नहीं बोलेगा खराब है। कोई दुनिया में भले कुछ भी कह ले हम कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। हमारे को वो 60, अगर मैं बात करूँ 60% वाले थे हम लोग, तब 60% आना, फर्स्ट डिवीजन आना भी बहुत बड़ी बात बड़ी होती थी। बात थी लेकिन अगर आप 100 ले सकते हैं तो आपको लेने चाहिए। हाँ, लेकिन वो प्रेशर के साथ आप ले रहे हैं, अगर आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपके मार्क्स कहीं भी काम नहीं करेंगे। जी। तो एक पेरेंट को बच्चों को बिना ओवरबर्डन किए हुए कैसे सक्सेस बनाया जा सकता है? बिल्कुल जी, आप उन्हें सिखाइए कैसे वो लर्न करें, कैसे वो पढ़ें, ताकि उनका जो होमवर्क करना है 2-2.5 घंटे जो एक मदर बच्चों के साथ लगा रही है, ऐसा नहीं कि माँ खुद परेशान नहीं हो रही, मम्मियाँ भी बहुत परेशान, बच्चों से ज़्यादा वो परेशान होती हैं। जी मैं देखता हूँ कि वो 2-2 घंटे बच्चे के पीछे लगी हुई हैं कि होमवर्क करवाना है, मुझे पढ़ाना है, या वो ट्यूशन्स लेके जा रही हैं। तो देखिए, अगर उन्हें स्किल सिखा दी जाए, अगर उनको मीनिंग दे दिया जाए क्यों पढ़ना है उन्हें, और स्किल्स दे दी जाएँ कि वो जल्दी पढ़ लें और जल्दी याद हो जाए उन्हें चीज़ें, या होमवर्क जल्दी निपटा लें, तो वो अपना टाइम को स्ट्रेच आगे कर सकते हैं, खेलने में या किसी और एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। बिकॉज़ एक्चुअली पढ़ाई कभी भी इंटरेस्टिंग रही नहीं है। मुझे नहीं लगता, अगर किसी भी दुनिया में किसी भी बच्चे से पूछा जाए, बेटा तुम्हें पढ़ना पसंद है, अभी तुम पढ़ना चाहोगे या मेरे साथ मूवी देखना, तो हर बच्चे का जवाब यही होगा, मैं मूवी देखना पसंद करूंगा। रेयर ही कोई बच्चे होते हैं वो जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, मूवीज नहीं देखना चाहते, या वो खेलना नहीं चाहते। तो यहाँ ब्रिलियंट नहीं है वो, यहाँ कोई प्रॉब्लम है उनके अंदर। अगर बच्चा खेलना पसंद नहीं कर रहा है, मूवीज देखना पसंद नहीं कर रहा है, और वो पढ़ना पसंद कर रहा है, तो ये अगेन सीरियस इशू है, नॉर्मल नहीं है ये। नॉर्मल नहीं है ये। ओके तो वहाँ पर उन्हें स्किल्स दीजिए, उनको वो लाइफ है, उनको एंजॉय करने दीजिए, उनको खेलने का टाइम भी चाहिए। मेंटल ग्रोथ तभी होगी जब वो बच्चा खुश होगा, और वो लर्न किसी भी चीज़ को तब कर पाएगा। लर्निंग के लिए सिंपल से 2 चीज़ें चाहिए। क्लासरूम में भी टीचर्स के लिए भी मैं ये सिखाता हूँ, अगर आप हैप्पी हैं और आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तभी आप सीख सकते हैं। बिल्कुल अगर आप खुश नहीं हैं, आप नहीं सीखोगे। अगर आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, तो क्लासरूम में सीखने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए थी, और प्रॉब्लम ये हुई, ये दोनों चीज़ें क्लासरूम में मिसिंग है। बिकॉज बच्चा खुश कहाँ है? प्लेग्राउंड में। कॉन्फिडेंस कहाँ फील कर रहा है? दोस्तों के बीच, मूवी देखते वक्त, वीडियो गेम खेलते बेसिकली वक्त। आपका बॉडी और ब्रेन दोनों एक जगह रहना चाहिए। दोनों एक जगह रहना चाहिए। तो अब दोनों को आप कैसे लेकर आएं कि वो उस पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग कर दें कि उसको उसमें खुशी मिले और वो सीखे जल्दी, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो ये दोनों चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी है, तभी वो लर्न कर पाएगा। नहीं तो वो एब्सेंट ऑफ माइंड है। अगर वो बैठा भी आपके सामने, तो बुक्स खुली भी हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहे। फिजिक्स में एक साइंस में टर्म है, इफ देयर इज नो वर्क, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वर्क नहीं माना, शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। इसी तरह अगर मेरे सामने बुक्स खुली है और मैं उसे लेके बैठा हूँ घंटों तक, और मैं कुछ उसे परसीव नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे मैं 2 घंटे बैठा हूँ चाहे 6 घंटे बैठा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, वर्क इज जीरो। एग्जैक्टली तो उस जीरो वर्क में आपने जो टाइम तो खो दिया ना, तो उस टाइम को आपको बचाना था, सेव करना था, या यूटिलाइज करना था, जिससे हम आउटपुट ज़्यादा ले पाते, जो मिसिंग है। तो सर आपके एक्सपीरियंस से डेली ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे बच्चों का ब्रेन शार्प हो? ये बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। स्वामी विवेकानंद करते थे, शकुंतला देवी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट वो लिटिल बिट वो भी जितना, क्योंकि मूवी देखी मैंने, उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो आप 2-3 चीज़ें कीजिएगा। आपके घर में मंदिर है? जी हम सबके घर में मंदिर होता जी है। हम दिया जलाते हैं उसमें, जी क्यों जलाते हैं दिया? पॉजिटिव वाइब्स के लिए। पॉजिटिव वाइब्स। यहाँ ना मैं थोड़ा साइंटिफिक बताता हूँ। जी हमें उस दिए को, एक्चुअली दिया जो है वो सिंबल था हमारे इंटरनल की, हमारे अंदर लाइट है जिसे हमें देखना था, जी और जो वो घंटी है वो भी अगेन सिंबल था कि वो हमारे अंदर बजनी चाहिए धुन। बट हमने क्या किया, हमने मंदिर में दिया जलाया और फॉर्मेलिटी की और भगवान खुश हो जाए, पॉजिटिव वाइब। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान खुश नहीं होगा, उसे दिए की जरूरत नहीं थी।
दिया हम इसलिए जलाते थे वहाँ पुराने टाइम में कि उसमें लोग मेडिटेशन करते थे, जिसको हम बोलते हैं तराटक, कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो आपको क्या करना है, जब आप दिया जलाएं, अगर आप मंदिर नहीं है तो आप कैंडल भी ले सकते हैं, तो उस कैंडल लाइट को या उस दिए की लाइट को आपको 10 to 15 या 20 मिनट तक देखना है मंदिर में बैठ के। ओके। तो शांति तब आएगी घर में। पूरा परिवार अगर वो बैठ के, अगर ये, क्योंकि बच्चों को सिखाना है आपको, तो आपको भी ये करना, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कोई भी इंसान, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, वो जॉब कर रहा हो, या किसी भी फील्ड में है, तो जब वो तराटक करता है, इसे तराटक बोलते हैं, और ये कुछ दिन में 20-25 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन बताया जाता है, 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके। आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आने आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। ओके। इट्स जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। इट्स ये मेडिटेशन की सबसे ऊपरली चीज मैं बता रहा हूँ, और ये साइंटिफिक प्रूवन है। ओके। तो आपका जब फोकस बढ़ेगा तो आप अपने जो भी आप एक्टिविटी काम कर रहे हैं उसमें आप कम टाइम में ज्यादा अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। तराटक हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, हर पेरेंट्स को खुद सीखना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आप घर में 20 मिनट 15 मिनट निकाल सकते हैं। सेकंड, आप कुछ न्यूरोबिक्स की एक्सरसाइजेज करें। लाइक कुछ बच्चे करते हैं बचपन में, लेकिन पेरेंट्स नोटिस नहीं करते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं जी। और पेरेंट्स वो पेंसिल पकड़ते हैं और बोलते हैं राइट से लिखो। ऐसा नहीं देखना, ऐसा नहीं करना है हमें। वो बच्चा अगर वो लेफ्ट हैंड से कर रहा है तो मे भी उसके अंदर उसका राइट ब्रेन एक्टिव हो, बट आप दोनों हाथों का यूज़ करना सिखाइए उन्हें। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स को रोटेट कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ राउंड, इसी तरह रिवर्स करेंगे। Okay. नेक्स्ट फिंगर फिर हम कर सकते हैं, ये सारी फिंगर्स को इस तरीके से करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक तरफ 5 एक तरफ 1, नाउ चेन ओके। चेन चेन, इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक और आप देखेंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं और ये मिडल 2 फिंगर्स हैं। नाउ चेन चेन चेन, बहुत क्विकली चेंज हो रहा है। एंड और एक है कि मैं एक हाथ को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, आप देख रही हैं, और दूसरे हाथ को एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज कॉल्ड न्यूरोबिक्स। जबकि हम लोग तो कहते हैं ये कि दोनों हैंड रिवर्स ऑर्डर में नहीं चल सकते हैं। नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी Practice प्रैक्टिस चाहिए, हो जाता है। मैंने भी सीखा, बहुत बाद में सीखा ओके। जी। कितना टाइम लगा सर आपको सीखने में? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं क्योंकि ये एक ही दिन में सारे एक्सरसाइज मेरे पास नहीं थी, मेरे पास एक एक करके आई थी, तो मैं एक एक करके प्रैक्टिस कर रहा Okay. था। जब आप कुछ एक्सरसाइज कर लेते हो तो फिर तो आपने अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर लिया है, जी। राइट, तो फिर वो सब चीज़ें करने लगेगा। यही वजह है, ये एक्चुअली फीमेल कर पाती हैं ये, भले वो एक्सरसाइज उन्होंने नहीं की हो। ये एक रिसर्च हुई थी बहुत साल पहले कि एक डॉक्टर, एक शायद इंजीनियर थे, एक म्यूजिशियन थे, एक साइंटिस्ट थे, इन 4-5 लोगों का आईक्यू टेस्ट किया गया था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो सबसे कम पढ़ा लिखा था इसमें म्यूजिशियन था, उसका आईक्यू सबसे ज़्यादा पाया गया। ओके। बिकॉज आप डॉक्टर को देखिए, वो एक ही हाथ से एक ही तरीके का काम सारी जिंदगी करते हैं। एक एक ही पैटर्न के, हाँ, पूरी जिंदगी वो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। और म्यूजिशियन है, हर रोज नई चीज क्रिएट करता है, और वो दोनों हाथों का, तबला बजा रहा है वो दोनों हाथों से बजा रहा है, हारमोनियम या पियानो बजा रहे हैं तब भी आप दोनों हाथों का यूज कर रहे हैं। तो वो म्यूजिशियन जो है वो दोनों हाथों का यूज करते हैं। जब वो दोनों हाथों का हम यूज करते हैं तो हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों ब्रेन एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन आप देखो, फीमेल बहुत अच्छी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी होती हैं। उसका रीज़न क्या है कि पुराने टाइम में शुरू से ही ना छोटी लड़कियों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता था, छोटे छोटे घर की चीज़ें। जी जी। तो वो दोनों हाथों का यूज़ करती थी। लड़कों में ऐसा नहीं होता था। लाइक स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनना, सब्जी काटना, आप मशीन पे कपड़े सिलते हैं जब, तब भी वो इस तरह के। यही वजह है कि आज अगर आप घर में मशीन लेके बैठी है कोई लेडी, आप देखें कभी अपने पेरेंट्स को या किसी छोटे गांव में जाके देखो, तो मशीन पे कपड़े सिल रही और उसका ध्यान भी टीवी भी देख रही है वो, जी जी, और इधर वो इधर कपड़े भी भी सिल focus रही है। है। और तीसरा, प्रेशर कुकर में सीटी कितनी बज चुकी हैं वो भी ध्यान है उसे। तो वो 3 या 4 काम इकट्ठे इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज उन्हें वो बचपन से ही सिखाया जाता है। जी। तो वो दोनों हाथों का यूज बराबर करती हैं। तो मेनली आप कह तो सकते हैं कि multitask- फीमेल्स का आईक्यू लेवल मेल से ज्यादा होता है। मैं एग्जैक्ट आईक्यू के बारे में नहीं कहूंगा, बट वो मल्टीटास्क इसलिए कर पाती हैं। ओके। आईक्यू के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी चीजें होंगी, हो सकता है, लेकिन मल्टीटास्क, एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों पे सोचना, ये फीमेल को भगवान ने शायद दिया है, कुछ दिया भी है, और उनकी जो डेली रूटीन की प्रैक्टिसेस हैं, जी जी। तो उससे भी उनके अंदर आया। ओके। तो सर, एक पेरेंट को, अगर पेरेंट एंड टीचर के कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो एक पेरेंट को टीचर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए?
देखिए दोनों का रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। बच्चा अगर साइकिल पे बैठा है तो साइकिल के 2 व्हील हैं, एक आगे का, एक पीछे का। जी। तो आगे वाला व्हील पेरेंट्स है और पीछे वाला व्हील जो है टीचर्स हैं, बिल्कुल। या दोनों को उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों में से एक भी गड़बड़ाएगा तो बच्चा गिरेगा नीचे। जी। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अकेला आप सोचें कि बिकॉज़ एज़ अ पेरेंट हम डिपेंड हैं टीचर्स पे, जी। क्योंकि टीचर्स ने हमें एक स्किल सेट है, जो पढ़ाई है या जो भी है वो देना है, बिकॉज़ हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जी। तो वो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। हमेशा मेरा मानना है टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करते आए हैं। हमारे जनरेशन टू जनरेशन अगर हम देखें तो वैल्यू सिस्टम आज भी है। जी। जी। तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। और हमेशा आप पीटीएम पे जाएं, आप यही ना पूछें कि उसके मार्क्स कितने हैं, आप टीचर से पूछें वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, राइट। खराब तो नहीं कुछ वो कर रहा, आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा है। आप ये चीज़ें भी ज़रूरी है, वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी है। देन टीचर भी इंटरेस्ट लेते हैं कि यस यार ये संस्कारी लोग हैं, इनसे जी। तो वो हमेशा देगा टीचर भी। एंड अभी अभी सिर्फ हमारे टाइम में अलग था, जब एक बहुत सारी अलाइनमेंट इस तरीके से थी क्योंकि पेरेंट्स कंप्लीटली डिपेंड थे स्कूल टीचर पे। जी। आज पेरेंट्स भी अवेयर हैं, पेरेंट्स के पास भी रिसोर्सेज हैं एंड दे आर एजुकेटेड ऑल्सो। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, माइंडसेट आपका दोनों का बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए चाहिए क्या और जो मेरे को अपने बच्चे के लिए चाहिए, जो मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ है, जो अगर वीक पॉइंट भी हैं तो उसके लिए स्कूल कैसा हो या टीचर्स कैसे हो, जी। तो तभी वो आगे बच्चा पढ़ पाए। जैसे बच्चे में कोई स्किल वीक है तो उस पे दोनों डिस्कस करके कोऑर्डिनेट करके उस पे 100% विदाउट डिस्कशन हो ही नहीं सकता है, जी। बिकॉज एक के पास टाइम रिसोर्सेज है पेरेंट्स, एक के पास स्किल्स हैं टीचर्स, तो दोनों डिस्कस करेंगे तभी वो बच्चे के ऊपर बिल्कुल वो फायदा होगा उसे। सर, अगर आज की भी एजुकेशन की बात करें तो जहाँ तक मैं देखती हूँ कि अभी भी थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल चीज़ों पे कम, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ये हमेशा से ही रहा है, हम थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है हमें थ्योरी, बिकॉज हमारे पास जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो एक पेपर दिया जाएगा जिस पे आपको लिखना है, जी। और वो लिखने के बेस पे ही आप तय होगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, या आप कैसे आपका IQ क्या है, आप कैसे रहे। तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर ही आपका जो एग्जाम ही आपको उस आंसर शीट पे रिटर्न में ही देना है, तो फिर पूरा साल वो थ्योरी तो चलेगी ना। जी। प्रैक्टिकल, अगर एग्जाम प्रैक्टिकली होना है, लाइक मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था तो मेरा एक टेस्ट होना था, मुझे ड्राइव करके दिखाना है गाड़ी को, जी। तो मैं घर जाके कभी ड्राइविंग की किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं ड्राइविंग करूंगा, जी। सीखूंगा मैं। जी। समझ रहे हैं आप? तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज कर दिया जाए ना तो वो क्लासरूम स्टडीज अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। अगर अगर आपके पास कोई IT के लिए जॉब लेने आता है और आप IT एक्सपर्ट हैं, आप HR में हैं, आप उसका इंटरव्यू ले रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को शायद साइड में रखेंगी और उसको सामने लैपटॉप करेंगी, हाँ तुम करके दिखाओ जो बोल रहे हो, कर जी, सकते हो ऐसा क्या। होता है सर। अब वो बिकॉज अब आपने उसका जो है थ्योरी में एग्जाम नहीं लिया, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम ले रही है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम में वही क्लियर हो पाएगा, वही से पास कर पाएगा जिसने वो सब सीखा हुआ है, प्रैक्टिकली किया हुआ है, ना कि थ्योरी पढ़ी हुई है। जी। तो हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में प्रॉब्लम है। वो एग्जामिनेशन पैटर्न अगर ठीक हो जाएगा तो हमारी क्लासरूम स्टडीज अपने आप चेंज होंगी। और सर, अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे डिस्कस कर रही थी कि वहाँ पे बच्चों को स्कूल बैग लेकर नहीं जाना होता है। देखिए वहाँ बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, यूके का पॉपुलेशन इतनी नहीं है, वहाँ कंपटीशन इतना नहीं है, हमारे यहाँ बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल IAS IPS ये UPSC के जो एग्ज़ाम है इसके लिए इतना पढ़ते होंगे ये लोग, आप कभी दिल्ली में जाके देखें, दिन रात वो पढ़ रहे हैं। जी। जी। तो बैग आप फिर अगेन वही वही है कि आपको एग्ज़ाम अगर UPSC का क्लियर करना है तो ये आपके पास चॉइस नहीं है पढ़ने के अलावा। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से कम शायद ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, जी। प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए आपको, और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटरव्यू भी होगा, आपका माइंडसेट भी देखा जाएगा, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है, आप इमोशनली तो वीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन वो एग्ज़ाम इसी तरीके से, बिल्कुल वहाँ कंपटीशन कम है, वहाँ ज़रूरत नहीं है उनको, या क्या वजह है, वहाँ उन्हें 3 लैंग्वेज नहीं सीखनी है, एक वो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं, शायद एक बाहर की लैंग्वेज जी। सीखते होंगे, तो उनका बर्डन अपने आप ही कम हो गया। बिल्कुल।
और दूसरा वहाँ सब्जेक्ट्स की बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं। अब हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम आ हुँ, रहा है हुँ। कि आप सब्जेक्ट जो है अपनी चॉइस के ले सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको साइंस में जाना है तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही लेने होंगे। तो अब थोड़ी चॉइस आ गई है। अब आप ओके। देख रहे हैं तो ये भी वजह है। हुँ, हुँ। तो हमारे पास चॉइस नहीं है। हमें हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो अच्छी एजुकेशन देनी होगी। बिल्कुल। और अच्छी एजुकेशन का मतलब यहाँ बुक्स हो ही गया है। या तो हम एग्जामिनेशन पैटर्न को या जज करने के तरीके को बदल लें। हुँ, हुँ। अगर वो नहीं बदलेंगे तो बुक्स का आपके पास बुक्स के लोड अलावा आपके रहेगा पास ही, चॉइस क्या है? चॉइस नहीं है, जी। राइट। एंड सर अगर बच्चों की बात करें, तो क्या हर बच्चा जीनियस हो सकता है? हर बच्चा जीनियस हो सकता नहीं है, हर बच्चा जीनियस है भाई। ओके। देखिए अगर हम बात करें अ, अब एप्पल में से बीज आपको निकालना है तो आप उसे कट करोगे, बीज निकाल लोगे। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। बट अगर आपको बीज में से एप्पल निकालने हैं तो एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी प्रैक्टिस है। राइट। तो वो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी। इसी तरह जीनियस तो है, हर बच्चा जीनियस है, बट हुँ, उसको निकालना कैसे है, उसका बेस्ट वर्जन निकालना कैसे है, राइट। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। हुँ, हुँ। हर बच्चा जीनियस है, पैदा हर बच्चा जीनियस होता है। बट वो वहाँ के एनवायरनमेंट, आपकी परवरिश, आपके वैल्यूज़, हुँ, हुँ। आपके रिसोर्सेज, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो हुँ, हुँ। कहाँ जाएगा। जी, जी। तो आज के टाइम में एआई का ज़माना आ गया, तो स्मार्ट और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना कितना ज़रूरी हो गया है? आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको एडोप्ट करना पड़ेगा। हमारी जनरेशन अलग थी, आज की जनरेशन बहुत अलग है। जी। एआई तो भगवान है। अब एआई के बाद क्या आएगा, अभी मैं टेक्नोलॉजी का इंसान पर्सन नहीं हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन एआई जो आज अगर है हुँ, तो हुँ। ये तो भगवान, आप बच नहीं सकते। जी। हम उस जनरेशन से हैं हुँ, जब हमने 5 साल की एफडी देखी है। हुँ। एफडी मीन्स 5 साल में पैसा दुगना होता था, वो टाइम जी। देखा हमने। जी, जी। 7 साल देखा। हुँ, हुँ। हमने 10 साल की एफडी देखी, 10 साल में डबल। हम उस जनरेशन से, हमारे अंदर इतने पेशेंस से हम 10 साल इंतज़ार करते थे एफडी को मैच्योर होने का, पैसा डबल जी। होने का। लेकिन आज की जनरेशन के पास इतने पेशेंस नहीं है, उन्हें तो दूसरे दिन डबल चाहिए। तो पेशेंस नहीं है। तो अब जी। एआई के अलावा चॉइस कहाँ है? तो अभी जो जनरेशन आ रही है ना, वो एआई से इतनी स्मार्ट। हाँ, नुकसान भी हैं इसके। तो एआई तो आप बच नहीं सकते, इसको आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब काउंसलर नहीं रहे, अब अभी पेरेंट जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है हमारे हुँ, पास, हुँ। बुजुर्ग नहीं है घरों में। जी। और आपके पास एआई अगर है तो आपको एआई अच्छे जवाब देता है, आपको काउंसल कर सकता है। जी। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, खराब भी हैं, अभी यूज़ कैसे? करने पे डिपेंड करता है आप कैसे अगेन, यूज़ अगेन, करें। अगेन आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं तो ये जो कि क्राइम है। हुँ, बट हुँ। अगर मैं बोलूँ मैं गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ किसी को बचाने के लिए, मेरे पास कोई पेशेंट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं गाड़ी तेज़ इसलिए चला रहा हूँ ताकि उसे सेव कर सक हॉस्पिटल पहुँचा के बचा सकूँ। हुँ, हुँ। तो यहाँ गाड़ी तेज़ चलाना क्राइम नहीं हुआ। हुँ, हुँ। लेकिन अगर मैं गाड़ी तेज़ चला के किसी की जान ले रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो ये क्राइम है। क्राइम है। अब डिपेंड करता है आप गाड़ी तेज़ क्यों चला रहे हैं। हुँ, हुँ। इसी तरीके से अब डिपेंड है आप किसी भी चीज़ को यूज़ कैसे कर रहे हैं। हुँ, एआई हुँ। को आप यूज़ अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव उसके लिए कर रहे हैं। जी। अगेन वो वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सर। सर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं। तो कहीं न कहीं आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि पेरेंट्स आज के टाइम में ऐसी कौन-सी गलतियाँ कर रहे हैं जो बच्चों की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है? अभी बहुत अवेयर हैं पेरेंट्स। गलतियाँ देखिए, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो पेरेंट्स के पास कम गलतियाँ रहती हैं। लेकिन बचपन में जब वो बच्चा छोटा है, जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता, तब हम कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो शायद उसके लिए ख़राब होती हैं। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा ज़िद करता है, बहुत ज़िद करता है, जी। रो के अपनी बात मनवाता है। हुँ, हुँ। तो देखिए होता क्या है, बचपन में पहली बार बच्चा जब रोया, हुँ, हुँ। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को गोदी में बिठाता है, प्यार करता है, अपने-अपने तरीके से। हुँ, आप हुँ। गाल खींचोगे, सर पे हाथ हुँ, फेरोगे। तो पहली बार बच्चा रोया तो आप क्या करेंगे उसे? हुँ। गोदी में बिठाओगे, प्यार करोगे, उसे चुप करवाओगे। जी। दूसरी बार फिर रोया कुछ दिन बाद, फिर आपने उसे प्यार किया, गोदी में लिया, प्यार किया, हुँ, चुप हुँ। करवाया। तीसरी बार रोया, फिर आपने उसे वही सेम पैटर्न, गोदी में लिया, प्यार किया। हुँ। चौथी बार, 5वीं बार, ये 10 बार ये हो चुका है। हुँ, हुँ। अब 10वीं बार तक आपके हुँ, बच्चे के ब्रेन के अंदर एक ना पैटर्न डेवलप हो हुँ। गया है कि मुझे मम्मा से अगर प्यार चाहिए, गोदी हुँ, में हुँ। जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हुँ, हुँ। रोना पड़ेगा। ओके।
क्योंकि आपने रोते हुए बच्चे को गोदी में हुँ, उठाया हुँ। हर बार। अब उसे ये पता है कि मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा से प्यार चाहिए, पेरेंट्स से प्यार चाहिए, मुझे रोना पड़ेगा। अब रोने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? आपसे डाँट खाएगा वो, चाँटा खाएगा। तो आप कब डाँटोगे? डाँट खाने के लिए उसे क्या करना है? आपका कोई कप गिरा देना है, आपका मोबाइल फेंक या कुछ ऐसा काम करना है जो आप पसंद नहीं हुँ, करते। हुँ। अब बच्चा ये पैटर्न सीख गया, उसने हुँ, कोई पंगा किया, हुँ। आपने उसे डाँटा, वो रोएगा, कुछ देर बाद आपका मन पसीज जाएगा, आप उसे गोदी में लेंगे, प्यार करेंगे, चुप करवाएँगे, साथ में एक चॉकलेट फ्री देंगे। हुँ, हुँ। नाउ ही नो हाउ टू गेट अ चॉकलेट। ओके। तो ये पूरा ब्लैकमेलिंग का पूरा वो पैटर्न 2.5 साल की उम्र में सीख चुका है ओके। पेरेंट्स से, एंड पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो तो फिर भी वो विक्टिम बन जाते हैं। हुँ, हुँ। वो 5 2.5 साल का बच्चा भी सीख गया है कि हुँ, मुझे अपने पेरेंट्स को उँगलियों पे कैसे नचाना है। हुँ, हुँ। तो ये हम लोग सिखाते हैं एक्चुअली, हम लोग हुँ, ऐसे अनअवेयर हैं, हुँ, हुँ। बिकॉज़ हमारे यहाँ पेरेंटिंग नहीं सिखाई जाती। जी, मुझे लगता है पेरेंटिंग की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए ग्रेजुएशन एग्री। में हर बच्चे हुँ, को, बिकॉज़ आप भले इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप कुछ भी बनो, सीए आप बनो, आप पेरेंट्स बिज़नेस तो करो, बनोगे। पेरेंट तो बनेंगे ना। हुँ, हुँ। भले कोई कह दे मुझे शादी नहीं करनी है, तो पेरेंट तो फिर भी हो आप। आप चाचा तो हैं ना किसी के, मामा तो होंगे ना आप किसी जी, के। जी। पेरेंट अकेला बायोलॉजिकल पेरेंट फादर और मदर ही नहीं होते हैं, तो घर में अगर कोई बड़ा है, हुँ, चाचा हुँ। है, बुआ है, जी, मौसी है, तो वो भी तो पेरेंट की तरह है ना वो। जी। तो ये शायद सबको सीखनी चाहिए। बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल हैं, तो हुँ, ये हुँ। ये हमें समझना चाहिए। और यही वजह आज बच्चे ने चॉकलेट पाने के लिए आपसे ज़िद की, पूरा वो एटम पैटर्न उसने सेट कर लिया जैसे ही है। वो थोड़ा बड़ा होगा, उसे फिर वो साइकिल चाहिए, थोड़ा हुँ, और बड़ा होगा, उसे बाइक चाहिए, फिर उसे गाड़ी भी चाहिए, हुँ, फिर उसे हुँ। वो लड़की चाहिए जिससे वो शादी करना चाहता है। उसको हर बार वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और हुँ, आप हुँ। हर बार सरेंडर कर देते हैं। जी, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें शायद सीख लेनी चाहिए। और वो गलत कभी भी पैटर्न सेट होते जाता है। गलत पैटर्न सेट होते जाते हैं और यहाँ बच्चे का हुँ, दोष नहीं है, बिकॉज़ वो हुँ। तो 2.5 साल में हमने सिखाया उसे, हुँ, हुँ। उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। तो हुँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, शायद हम सीख जाएँ, अच्छी परवरिश दे सकते हैं। सर, बात पेरेंटिंग की हो रही है और पेरेंटिंग बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बच्चे उनकी बात सुने, उनके लिए वो रोल मॉडल बन जाए? तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना है तो पेरेंट्स को वो ऐसा हीरो होना चाहिए। पेरेंट्स की भी वो वैल्यूज़ होनी चाहिए, पेरेंट्स जी। भी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। हुँ, पेरेंट्स अगर अगर मैं अपने बच्चों को हुँ, हुँ, बोलता हूँ कि बेटा तुम्हें सुबह 4 बजे उठना चाहिए, हुँ। आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मैं रोज़ उसे एक लेक्चर देता हूँ कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए और मैं खुद 8 बजे उठता हूँ, तो एग्री, कभी रिज़ल्ट नहीं आएँगे भाई, बिल्कुल। कभी भी रिज़ल्ट नहीं आएँगे। वो बच्चा देख रहा है कि खुद 8 बजे उठते हैं, हुँ, मुझे रोज़ भाषण देते हैं। आप खुद वो काम वो प्रैक्टिस में करेंगे हुँ, तभी हुँ, तो वो बच्चों में, अगर आपको अब चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छी बुक्स पढ़े, हुँ, हुँ, तो आपके पास बुक्स की लाइब्रेरी घर में होनी चाहिए और आप रोज़ बिल्कुल। एक बुक पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ बच्चे देख के, हुँ, हुँ, बिकॉज़ बच्चे सुन के नहीं सीखते हैं, हुँ, हुँ, हम देख के सीखते हैं। ह्यूमन माइंड जो है देख के सीखता है, बिल्कुल, सुन के नहीं सीखता है। बिल्कुल। मैं एक छोटा-सा डेमोंस्ट्रेशन करता हूँ। हुँ, हुँ, आप मुझे सुन रही हैं? जी, और आप तो पढ़े-लिखे हैं, मैच्योर हैं, जी। मुझे लगता है आप तो सुन ही रही होंगी। हुँ, मुझे लगता नहीं है, मुझे पक्का पता है आप नहीं सुन रही हैं, आप देख रही हैं। एक ओके। छोटा-सा डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। हुँ, आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर लाइए यहाँ पे, हुँ, या बिल्कुल नज़दीक करिए। डोंट टच, जब तक मैं नहीं बोलूँ टच नहीं करेंगे। ओके। इमीडिएटली टच योर चिन। वेयर इज़ चिन? चिन इज़ हियर। ओह! सो आप देख रही हैं। हम देख कर सीखते हैं, बजाए सुन के। तो एग्ज़ैक्टली सर। बच्चों को भाषण, ये लेक्चर मत दीजिए, उन्हें ये रोज़ प्रवचन मत दीजिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। एक टाइम के बाद तो वो सुनना ये ही बंद कर बहुत देंगे। ही बड़ा एग्ज़ाम्पल था व्यूअर्स, बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल। हमें लग रहा है कि हम सुन भी रहे हैं, लेकिन हमने वही किया नहीं, नहीं, जो ह्यूमन माइंड देख के सीखता है, ओके। देख के रिस्पॉन्ड करता है। जी, तो हमें वो खुद बनना होता है जैसा हम बच्चों को चाहते हैं, जैसा ओके। हम बनाना चाहते हैं। ना कि सिर्फ़ भाषण से कुछ नहीं हो सकता। वो आप लेक्चर रोज़ दीजिए। हुँ, हुँ। मैं एक बार अहमदाबाद में था, हुँ, मेरी हुँ। एक वर्कशॉप थी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो मैंने ना ऐसे ही कुछ शायद ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्पल दिया था या हुँ, हुँ। स्टोरी थी मेरे पास। एंड द सेशन वाज़ ओवर, 2 बच्चे मेरे पास आए स्टेज के पास, मैं भी हुँ, नीचे था। एक बच्चा शायद 10-12 साल का होगा, एक 6-7 साल का उस वक़्त था। जी। दोनों, उसने बताया मेरे को विश किया पहले एंड उसने बोला थैंक यू सर। हुँ, हुँ। मैंने कहा मेरे को अच्छा लगा, बच्चे को कुछ अच्छी लगी होगी चीज़ और शायद वो बोलने आया। कहता ये हुँ, मेरा भाई है सर। सर आपने जो बात बोली, मतलब मैंने आपकी हर बात सुनी। कहते हैं हमारे घर में भी सर एक रिकॉर्डिंग चलती है हुँ, हुँ। और वो रोज़ एक कैसेट प्ले होती है एक ही ओह! तरह की, और जब वो कैसेट प्ले जब शुरू होती है तो मैं अपने भाई को बोल देता हूँ सो जा, हाँ, अब ये इनका तो अब चलेगा ही। चालू हो गई। हाँ, हाँ। सो
वो 10-12 साल का बच्चा भी समझ रहा है हम्म। और हम पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ हमारी कमी। एग्जैक्टली मैं भी यहाँ कहना चाहूँगी कि बच्चों को लगता है कि इनका तो भाई रोज का सेम डायलॉग है, सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें बच्चे आपके लाइफ में करें तो आपको पहले खुद करना होगा। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा भाई। हम्म। लेकिन अब देखो ऐसा है कि मुझे मुझे लगता है मेरी बच्चे को आईटी में अच्छा होना चाहिए। हम्म। तो मैं अगर आईटी में अच्छा नहीं हो सकता हूँ, हम्म। मेरे को प्रेजेंटेशन भी नहीं बनानी आती, पीपीटी नहीं बना सकता मैं, तो मुझे ऐसा नहीं मैं हर चीज़ में मास्टर हूँगा अपने बच्चे के लिए, ऐसा भी तो नहीं है। हम अक्षय कुमार नहीं है ना, हर फिल्म में वो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। जी। ऐसा ऐसा लाइफ में होता नहीं है। बट आप किसी एक चीज़ में तो होते हैं ना, और जी। जिस चीज़ में आप अपने बच्चे को अच्छा लेके करना चाहते हैं, तो उस तरह के रोल मॉडल दिखाइए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप उस तरह के लोग ढूंढिए हम्म। और वो अच्छे होने चाहिए। हम्म। स्कूल इसीलिए बने, जी। स्कूलों की जो फॉर्मेशन है, लाइक स्कूल क्यों बने, स्कूलों की जरूरत या गुरुकुल क्यों आए। पहले जैसा मैंने बताया, पहले राजा का बेटा राजा ही बनता था। जी। जी। तो राजा के बेटे को राजा बनना है तो वो अपने फादर से सीखेगा। जी। वैद के बेटे को वैद ही बनना होता था और वो अपने फादर के पास जाता था सीखने के लिए। नाई या हजाम के बेटे को नाई या हजाम ही बनना है तो वो किससे सीखेगा, अपने फादर से सीखेगा। जी। हर बच्चे को अपने फादर से स्किल सेट लेना है, जाना है, सीखना है, तो उसके लिए रोल मॉडल उसके फादर है। जी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो डॉक्टर के बेटे को म्यूजिशियन बनना है, हम्म। म्यूजिशियन के बेटे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के बेटे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये सब मिक्सअप हो गया। जी। तो पेरेंट्स तो हर रोल में नहीं आ सकता ना, हर हर तरीके से वो नहीं कर जी। सकता। इसीलिए शायद स्कूलों की फॉर्मेशन हुई जी। कि अब मैंने जो स्किल्स अपने बच्चों को देनी थी मैं दे चुका हूँ, हम्म। लेकिन अब ये एक्सपर्ट्स की जरूरत है मुझे। तो वो एक्सपर्ट्स क्या थे, गुरुकुल थे जी। या स्कूल थे, तो वहां पर हमने भेजना शुरू किया। इसीलिए आज भले मैंने कितनी भी पढ़ाई, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन एक टीचर जो है वो प्रोफेशनल टीचर हमसे शायद क्वालिफाई भी कम हो, लेकिन उसके पास ऐसी स्किल्स हैं जो कि वो डिलीवर कर सकता है हमारे और बच्चों को डिसिप्लिन वे में। डिसिप्लिन तरीके से और अच्छे सिस्टम के साथ। जी। हम कभी रेगुलर नहीं हो सकते, डिसिप्लिन हमारा हो ही नहीं सकता। जी। एज अ पेरेंट हम लोग बहुत न होना भी नहीं चाहिए। आप अपने काम में डिसिप्लिन है ना, जी। जी। तो हर जगह नहीं हो सकते। तो वो टीचर जो है वो क्लासरूम में या स्कूल में डिसिप्लिन्ड है, हर चीज़ बढ़िया परफेक्ट कर रही है, बट वो एज अ मदर शायद नहीं कर रही होगी ना। जी। तो हर इंसान हर जगह परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। कुछ लोग घर में अच्छे हैं, कुछ बिजनेस में अच्छे हैं, कुछ अलग अलग वो है। तो इसीलिए हमें स्कूल्स की जरूरत है। तो हमें अच्छे ट्रेनर चाहिए, अच्छे कोच चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए। हर चीज़ में हम मास्टर नहीं जी। हो सकते, तो हम अपने बच्चों को रोल मॉडल भी वही दिखाएं जैसा उन्हें बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 2 बच्चों ने आके कहा कि कैसेट अब प्ले हो गया। जी। तो कहीं न कहीं बच्चे भी ये फ़ील करते हैं, लाइक आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोल रहे हो, आप बैठ के टीवी या फ़ोन देख रहे हो, तो बच्चों को लगेगा कि खुद तो टीवी देख रहे हैं, हमें पढ़ने के लिए कह रहे एग्जैक्टली। तो हैं। आपके पास इसीलिए आप हमेशा भाषण से काम नहीं होता है, बिल्कुल। आपको रोल मॉडल होना पड़ता है, जैसे ऐसा कि मेरी दिखाना। डॉटर है 2.5 साल की, अगर हम एक्सरसाइज़ करेंगे तो साथ में वो भी एक्सरसाइज़ करेगी। तो वो उसी को एंजॉय करेगी ना। जी, मैं कुकिंग करती हूँ तो वो भी साथ में कहती है कि मुझे बे- भी रोटी बनाना है। मैं किसी को नमस्ते करती हूँ तो वो भी पीछे से हाथ जोड़ के नमस्ते करती है। यही यही वो सीख रहे हैं ना बच्चे, जी। यही सीख रहे हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं बच्चे। जी। और एक टाइम होता है, देखिए आपका बच्चा आपका है सिर्फ 13 साल तक, याद रखना। 13-14 साल तक वो आपका है, आपके बाद वो इस एज के बाद वो आपका नहीं रहता। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज इस एज में वो आपको रोल मॉडल मानता है, इस एज में वो आपकी सुनता है। इस उसके पास कुछ रीजनिंग नहीं होती है, उसने दुनिया नहीं देखी होती है। तो ये 3 या 4 साल का, 5 साल का बच्चा जो है, उसके लिए सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत लेडी कौन है? उससे मदर। फिर क्योंकि उसने माँ के अलावा बहुत सारी दुनिया देखी नहीं। सबसे पावरफुल या स्ट्रॉन्ग आदमी वेट करते इंसान हैं। कौन है इस दुनिया में? हुँ। फादर। क्योंकि उसे लगता है फादर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, जी। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू किए, कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है, यार मैम ज़्यादा सुंदर, मेरे टीचर ज़्यादा सुंदर। दैट्स वाई लड़कियां खास तौर पे घर आके अपनी मदर को आइडियाज देती हैं कि मेरी टीचर ऐसी दिखती है, मैं मम्मा आप क्यों नहीं ऐसे, बिल्कुल। या आप क्यों नहीं ऐसे करते, थोड़ा आप भी रेडी होके रहो। आप भी ऐसे अच्छे से रहें, इस तरह के कपड़े बिल्कुल। पहने। तो यानी कि उस बच्चे का रोल मॉडल पहले मदर थी, आज टीचर हो गया। अब टीचर हो गया तब भी ठीक है, तब भी गड़बड़ नहीं थी। अब वो 12-13 साल तक उसके रोल मॉडल टीचर रहेंगे। अब वो 12-13 साल के बाद उसे समझ आता है, नहीं टीचर नहीं, अब दुनिया कुछ और भी है। जी। फिर वो फिल्मों से या बॉलीवुड या बाहर की दुनिया से वो सीखना शुरू कर अच्छे रोल मॉडल भी ले सकता है। हो सकता है वो तेंदुलकर को अपना रोल मॉडल मान ले, जी। तो क्रिकेट में प्रैक्टिस करे, हुँ। तो अच्छी चीज़ों में भी जा सकता है, खराब में भी। तो उसके रोल मॉडल जब फिर बदलते हैं 12-14 साल की उम्र के बाद, तो उस वो टीचर की भी वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं।
उसे लगता है टीचर भी ऐसे बोलते रहते हैं। तो हम हमेशा अपने रोल मॉडल को या जो हमसे अच्छा है, जिस जैसा हम बनना चाहते हैं, उसी की सुनेंगे। तो पेरेंट्स को लगता है कि वो हमारी सुने तो हमें वैसा रोल मॉडल रहना हो। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बोलना कम करना पड़ेगा और वो एक्टिविटीज को ज्यादा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जी। और बैठ के बात करें, एक्सपर्ट्स की आप राय लें, टीचर से बात करें। हर चीज नहीं आप अपने बच्चे से करवा सकते कुछ, जी जी बट क्योंकि वो अगर बच्चा 10 साल का है तो हमें ये पता है कि इसका शायद ये टीचर से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है बजाय हमारे, तो हम टीचर की हेल्प लेते हैं ना, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते जी जी किसकी वो बात ज्यादा सुन हैं। रहे किसकी वो बात सुन रहे हैं, उसके रोल बिल्कुल। मॉडल क्या है, उसके आइडियोलॉजी क्या है, कैसा सोचता है वो, क्या बनना चाहता है, उसी तरह के हमें मॉडल सेट करने होते हैं। जी। एंड सर आजकल डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ब्रेन पे? पॉजिटिव है कि हमें दुनिया भर की नॉलेज मिल रही है, जी। हम अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी जो आज से 20, 25, 40 साल पहले नहीं थी। सिर्फ न्यूज़पेपर्स तक ही थी। न्यूज़पेपर वो भी लिमिटेड था ना, जी। अभी आज 24 घंटे न्यूज़पेपर भी सुबह आता था, तो अब 24 घंटे आपके पास है। जी जी नुकसान है जो डिजिटल का, वो ये है हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन पुअर हुई है। हम्म, लाइक बचपन में हमारे पास टीवी नहीं था, अगर था तो ब्लैक एंड वाइट छोटा टीवी था, छोटी स्क्रीन थी, ब्लैक एंड वाइट था, जी जी और उसमें भी एक ही चैनल था, दूरदर्शन। 24 घंटे नहीं था चैनल हमारे पास, यानी 24 जी घंटे आप ऐसा नहीं टीवी ऑन करो और वो उसमें कुछ चल ही रहा हो, ऐसा नहीं था। उस वक्त हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो हम क्या करते थे, या तो खेलने बाहर खेलते थे हम्म, या बुक्स पढ़ते थे, स्टोरीज पढ़ते थे। तो बचपन में आपने पूजा जी एक स्टोरी पढ़ी होगी, थर्स्टी क्रो। जी बचपन में आपने वो स्टोरी पढ़ी है, हम्म, कभी देखी नहीं है, लेकिन आज भी आंखें बंद करके उस स्टोरी को अगर आप पूरा याद करो तो आपके दिमाग में एक वीडियो रखा हुआ है, वो वीडियो चलेगा, उसका पूरा एक वीडियो प्ले होगा, पूरा वीडियो चलेगा। बिल्कुल। अब आपने तो वीडियो देखा नहीं, वो वीडियो आया कैसे? हम्म, बिकॉज जब आप स्टोरी सुन रहे होते थे या पढ़ रहे होते तो थे तो माइंड में आपके ब्रेन क्रिएट का एक ऐसा पार्ट जो उसको क्रिएट कैमरे की तरह रिकॉर्ड कर लेता था, विजुलाइज करके रिकॉर्ड करके यहाँ स्टोर कर लेता था, और आज भी वही स्टोरी एग्जैक्टली वैसे के वैसे रखी हुई है। अब आज क्या हो रहा है, आज स्क्रीन से डायरेक्ट वीडियो हमारे आंखों के माध्यम से दिमाग में जा रहा है, तो हमारे ब्रेन को कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही वीडियो बनाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए। जी अब ब्रेन का वो पार्ट जिसे वो एक्सरसाइज करनी होती थी, अब वो क्या कर रहा है, खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल। कोई भी ब्रेन का या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वो काम नहीं हम्म करेगा, कुछ दिन हम उससे हम्म उससे काम नहीं लेंगे, तो हम्म, धीरे धीरे वो डेड होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वो वर्क नहीं कर रहा वर्क नहीं अपना। कर रहा, वो उसको आदत नहीं है काम करने की। जी तो हमारा विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन तो आज यूज ही नहीं हो रहा बिकॉज बिल्कुल ऑफ स्क्रीन्स। तो हम अपने ब्रेन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को ही हमने डंप कर दिया, यूज करना बंद कर बल्कि ऐसा तो कभी किसी ने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा होगा कि आप डायरेक्ट उसको कैच कर रहे हो तो बीच में जो ब्रेन का काम है वो बिल्कुल स्टॉप है। दिया। ब्रेन का जो विजुअलाइजेशन था, जो इमेजिन करने का था, वो तो रहा ही नहीं ना। बिल्कुल। तो यही वजह है कि आज हमारी कंसंट्रेशन वीक है, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। जी जी यही वजह है आज बच्चों का फोकस या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। टीवी 13 साल तक के, 14 साल तक के बच्चे के पास टीवी नहीं होना चाहिए। एक मैंने रीजन बता दिया कि उसके ब्रेन का आपने फोकस करना कम कर दिया, आपने विजुअलाइजेशन खत्म कर लिया। जी जी सेकंड, वीडियो में या स्क्रीन में कोई फिल्टर नहीं है। बच्चों को जो भी दिखेगा 12-13 साल की उम्र तक, जी वो जी उसे सच मान लेंगे। उनका कोई लाइक ऐसा फिल्टर नहीं होता कि वो जज नहीं कर सकते, उनकी कोई रीजनिंग नहीं होती कि ये सही है या गलत है। वो हर चीज जो देख रहे हैं टीवी में, चाहे वो मोबाइल में, उसे सच मान सकते हैं। यही वजह थी शायद। अब मुझे पता नहीं, शक्तिमान पहले बंद हुआ तो बताते थे कि लोग, बच्चे शक्तिमान की जी उम्मीद में कूद गए कि वो बचाने आएगा। जी जी ऐसे मेरे कहते पास रहते कुछ थे। ऐसा एविडेंस नहीं है कि ऐसा हुआ, लेकिन बहुत सारे सुना हमने हम्म कि उन्हें लगने लग गया था शक्तिमान है। हम्म तो यानी कि वो सच मान रहे हैं हर चीज को जो टीवी में दिखाई जा रही है। जी अब वो कितने आप क्राइम आप देख रहे हैं, कितनी चीजें आप स्क्रीन में, मोबाइल में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, सारी सच नहीं होती हैं हमेशा, और सच हो भी उस बच्चे के लिए जरूरी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल। तो वो उसे सच मान लेगा। तो ये एक नुकसान है। भले ही हम टीवी के लिए बचपन से बताया गया हमें इससे आंखें खराब होती हैं, मुझे नहीं पता आंखें खराब होती होंगी, लेकिन अगर होती तो सबकी होनी चाहिए थी, और या फिर जो नहीं देख रहे उनकी तो बिल्कुल दुरुस्त रहनी चाहिए थे। ये भी हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का फोकस, कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, और वो जो भी देख रहे हैं उसे सच मान रहे हैं। अब वो क्या देख रहे हैं, बिकॉज फिल्टर नहीं है, आप घर पे नहीं है, टीवी आप एक रिमोट से ऑन होना है,
आप किसी चैनल को लॉक नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप लॉक कर भी दोगे, बच्चे आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। तो ऐज के लिए फ़िल्टर नहीं है। जी। तो दैट्स व्हाई 13 साल तक के बच्चे के पास ऐसी स्क्रीन से आपको हमेशा बचा के रखना है, जो कि उनके लिए अभी वर्थ नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर अब पेप माइंड पे आते हैं थोड़ा। जी। तो पेप माइंड कैसे काम करता है बच्चों के ब्रेन पे? हम लोग बच्चों को कैसे, देखिए कैसे सिखाते हुँ, हुँ। हैं, हाउ माइंड वर्क्स एक्चुअली, वी हैव टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट। कैसे दिमाग काम कर रहे हैं। अगर हम मूवी की बात करें, कोई भी मूवी जो बनती है वो 1200 से 1400 पेज की स्क्रिप्ट होती है, ओके। और हम 3 घंटे में वो मूवी देखते हैं और हमें याद हो जाती है। जी। कोई भी बच्चा मूवी देखेगा, वो उसे याद हो जाएगी। हुँ, हुँ। क्या आज तक ऐसा हुआ किसी बच्चे ने आके बोला हो कि मम्मा मुझे ये मूवी याद नहीं हुई है, दोबारा देखनी है? किसी बच्चे ने टीचर को जाके बोला हो कि मैम मुझे इसकी कोचिंग या ट्यूशन लेनी है, मुझे मूवी याद नहीं हुई? वो 1200-1400 पेज की स्क्रिप्ट उसे 3 घंटे में एक बार में याद हो गई। लेकिन उसे पूरा साल 1200-1400 पेज पढ़ने हैं। हुँ, हुँ। पूरे साल की पढ़ाई में इतने पेज हैं, अगर 6th, 7th, 8th का बच्चा है, तो इतने पेजेस उसे पढ़ने के लिए हुँ। 1 साल क्यों चाहिए? हुँ। तो कैसे वो मूवी याद हो रही है? एक्चुअली मूवीज़ काम कैसे करती हैं? हमारे फ़िल्म डायरेक्टर बहुत स्मार्ट हैं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में शायद दिक्कत है कि हम आज तक नहीं हो पाए। ये जो भी मूवीज़ हम देख के एक बार सीख रहे हैं, ये VAK में सीखते हैं। हुँ, हुँ। VAK, V स्टैंड फॉर विज़ुअल, पिक्चराइज़ेशन, वीडियोग्राफी, A फॉर ऑडिटरी, साउंड, डायलॉग, म्यूज़िक, और काइनेस्थेटिक में इमोशंस एंड फीलिंग। तो हम मूवीज़ को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं डायलॉग्स, म्यूज़िक को, और फ़ील भी कर रहे हैं। जी। तो तीनों पैटर्न हमारे दिमाग में जा रहे हैं और हमारी लर्निंग 100% हो रही है। जी। लेकिन बुक रीड करते वक़्त सिर्फ़ हम रीड कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। टीचर अगर बोल रही है तो सिर्फ़ हम सुन रहे हैं। हुँ, हुँ। अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से स्कूल की स्टडीज़ बच्चे इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, टीवी से जल्दी सीख रहे हैं। पेप माइंड, हम बच्चों को कुछ ऐसी स्किल सिखाते हैं जो उनको लाइफ़ में काम आने वाली। जी। लर्निंग उनकी ईज़ी करते हैं, पढ़ाई उनको आसान कर देते हैं उनकी, और कंसंट्रेशन पे काम करते हैं कि फ़ोकस बढ़े उनका। स्क्रीन बंद करवा देते हैं, और स्क्रीन बंद करवाने के लिए हम बोलते नहीं हैं कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, बट बच्चे छोड़ जाते हैं। उसकी बजाय हम कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ उनको ओके। करवाते हैं, जिससे स्क्रीन टाइम अपने आप ही धीरे-धीरे कम होते हुए बंद हो जाते हैं। एंड लेटरल थिंकिंग पे काम करते हैं, डिसीज़न मेकिंग पे काम करते हैं, और जो भी स्किल्स हम बचपन में नहीं सीखे और आज सीख रहे हैं शायद, और आज हम देख रहे हैं एज़ अ पेरेंट, एज़ अ प्रोफेशनल, कि लाइफ में ये चीज़ें काम आने वाली हैं, तो इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो है, जो मुझे लगता है होनी चाहिए, हर पेरेंट्स को इस पे फ़ोकस करना चाहिए। एक टाइम था जब भक्ति राज था। जो लोग भक्ति करते थे वो राज करते थे। जी। जो भी महात्मा हुए उनको शक्तियाँ, अपार शक्तियाँ मिल जाती थी, भक्ति करते थे जब वो। जी। फिर राज आया बाहुराज। बाहुराज यानी ताकत, जिसके पास पावर होगी, ताकत होगी, वो राज करेगा। महाभारत से लेकर आज तक का समय यही था। जी। अब वो ताकत शरीर की है, ताकत पैसे की है, ताकत किसी भी तरह की, पॉलिटिकल पावर किसी भी तरह की है, जिसके पास वो ताकत है, पावर है, वो राज करेगा। जी। अब ये भक्ति राज और बाहुराज जा चुका है। हुँ, हुँ। अब है वाणी राज, जिसे बोलना आता है वो राज करेंगे। जी, जी। आज से वो टाइम शुरू हो चुका है। जिसे बोलना आता है, जिसे कन्विंस करना आता है, जिसे जो चीज़ों को प्रेज़ेंट अप्रोच कर प्रेज़ेंट करना आता है, तो आज वो राज, तो अपने बच्चों को, भले ही आपका बच्चा कितना ब्रिलिएंट है, कितना अच्छा वो पढ़ाई में हो, गेम्स में हो, बट उसे कन्विंसिंग आनी चाहिए, उसे हुँ। अप्रोच करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए। आप देखो, ये जो जितने भी बड़े लोग होते हैं, हुँ, हुँ। मैं जब बहुत पहले जब मैं टीचिंग करता था, तो मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो हॉस्टल्स में पढ़ते थे। मैं एक छोटे शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, सिरसा से। तो मैं देखता था वहाँ पर विद्या देवी जिंदल स्कूल के हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे जो अपने होम टाउन आते थे, वो ट्यूशन लेते थे। और एक स्कूल था अम्बाला में, चमन वाटिका, मेयो कॉलेज अजमेर, इस तरह के बच्चों को पढ़ाया करता था मैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल होता था, यार ये पेरेंट्स बच्चों को इतनी दूर हॉस्टल में क्यों भेज देते हैं? इनकी पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में तो फ़र्क नहीं है कोई भी। वही सीबीएसई ये हुँ। पढ़ते हैं, वही हम पढ़ते हैं। तो हमेशा ये रहता था। तो मेरे को आज तक ना उसका जवाब, एक एक ऐसा जवाब जो मुझे दिल को लगे हुँ, कि हुँ। यस, वो मिल नहीं पाया। एंड इन 2012 I was taking a session for teachers.
एंड उसमें बहुत सारे एक कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली, वो बहुत सारे अलग-अलग स्कूल्स के टीचर आए हुए थे जी। एंड देयर वाज़ अ टीचर फ्रॉम मेयो कॉलेज अजमेर, एक्चुअली स्कूल है ये। तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा, एक ब्रेक था शायद, हम लंच कर रहे थे, मैंने कहा तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम हॉस्टल में पढ़ाते हो, आम बच्चा अपने शहर में नहीं पढ़ रहा और पढ़ाई तो वही है और ऐसा भी कुछ मैंने देखा नहीं कि तुम्हारे यहाँ कुछ बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ के आ रहा हो हुँ, बच्चा, साइंस पढ़ के आ रहा हो। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जवाब दिया, कहते विनोद सर, बात ये नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ पढ़ने हैं, हमारे पास जो स्कूल्स में पढ़ाई है वो सिर्फ 25% है, 75% हम लीडरशिप पे काम करते हैं। ओके। मैंने कहा वो कैसे? कहते हमारे पास वो पढ़ने ही राजा महाराजाओं के बच्चे आते हैं बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव। मैंने कहा हाँ, तो अब राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा जैसा आपने बताया। मैंने कहा बिल्कुल। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर कोई संजय दत्त है, सलमान खान है, या सलमान खान की शादी नहीं हुई, अक्षय कुमार है, कोई भी है, इनका बच्चा हुँ, हुँ। क्या आपको लगता है ये इंजीनियर बनेगा या दिल्ली नो, में नौकरी करने आएगा या डॉक्टर बनेगा? नो। मैंने कहा नहीं। तो कह रहे हैं ये तो ऑलरेडी राजा है, या हुँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बच्चा है, वो तो ऑलरेडी उसके पास वो लाखों, हज़ारों, लाखों एम्प्लॉइज़ होंगे। हुँ, हुँ। तो ये तो इन्होंने तो सीखना है हाउ टू कंट्रोल। जी। तो ये तो लीडरशिप सिखाई जाती है इन्हें, हुँ, हुँ। इनको लीडर बनाना है हमने। तो उस दिन मुझे समझ आया, शायद हम लोग लड़ाई लड़ते हैं अपने बच्चों को नौकरी तक पहुँचाने के लिए, जी। कि वो नौकरी कर लेंगे, अच्छे एम्प्लॉयी बन जाएँगे, हुँ। इसलिए पढ़ाते हैं। और ये लोग पढ़ाते हैं कि आपको राज कैसे करना है। जैसे तो दिस इज़ आपने द कहा सर डिफरेंस। कि हम लोग इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं और आज भी बहुत सारे पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है ताकि वो अच्छी जॉब पा सके, नौकरी कर सके। जी। तो हम लोग बच्चों को इस हिसाब से क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं कि वो अपना कुछ अच्छा स्टार्टअप कर सकें? हाँ, तो अभी बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में ये हो गया है, शायद हुँ। छोटे शहरों में भी। अब ये सोशल मीडिया ने एक काम किया है, अवेयरनेस तो ला दी है। अब हर पेरेंट्स हुँ, हुँ। देख रहा है कि आप देखो ना, कोविड के बाद तो बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है। हुँ, हुँ। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चों को देखा मैंने। एक बच्चा है रेयान काज़ी, यूएस में। वो 9 साल का था इन 2020, और हुँ, उसकी हुँ। 2020 जब कोविड था, पूरी दुनिया हुँ। बंद थी, बिज़नेस बंद थे, जी। और उस साल भी उसकी इनकम जो थी 217 करोड़ थी। ही इज़ जस्ट अ यूट्यूबर। वो कुछ टॉयज़ एंड गेम्स का रिव्यू करता है जी। एंड पूरी दुनिया के बच्चे उसे देख रहे हैं। हुँ, हुँ। तो वो मिलियंस मिलियंस में व्यूज़ जा रहे होंगे। यस, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जी। कुछ बच्चों ने ऐसे स्टार्ट किया छोटी-छोटी चीज़ें, लाइक क्रिएटिव, लाइक हुँ, क्राफ्टिंग, या कुछ क्राफ्ट हुँ। करना शुरू किया, लोग फेमस हो गए। सोशल मीडिया से लोगों ने सीखा एंड बहुत लोगों ने बिज़नेस चेंज किए या स्टार्ट किए, मैं जी। बोलता हूँ। तो आज अभी ऐसा टाइम आ गया है, बिकॉज़ स्टार्टअप के नाम पे मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा शायद स्टार्टअप मुझे लगता है आ रहे होंगे, और टैलेंट की भी कमी नहीं है। जी। तो सर तो फिर से मैं एक बार पेप माइंड पे आती हूँ। तो ये बच्चों पे के ब्रेन पे कैसे वर्क करती है? कैसे बच्चे इतनी जल्दी सीख कैसे जाते हमें हैं? मूवी याद हो जाती है एक बार में, 1200-1400 पेज की स्क्रिप्ट और 2 पेज का पैराग्राफ याद नहीं होता। देखिए राइट। किस तरह मूवी कैसे बनती है, हमें वही समझना है। स्क्रीन क्यों पसंद है बच्चों को, पढ़ना क्यों नहीं पसंद? बिकॉज़ स्क्रीन में 3 चीज़ें हैं, वीएके, विज़ुअल, हुँ। इमेजेस, हुँ, पिक्चर, हुँ। वीडियोग्राफी, ए ऑडियो, डायलॉग, सॉन्ग, म्यूज़िक, के काइनेस्थेटिक मीन्स इमोशंस एंड फीलिंग। मूवी जो है तीनों तरीके से चलती है। तीनों जी। उसमें इमोशंस हैं, फीलिंग है, डायलॉग, सॉन्ग्स, म्यूज़िक सब कुछ है। हुँ, हुँ। पिक्चराइज़ेशन बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है। बुक्स में ऐसा नहीं है। तो हम बच्चों को विज़ुअलाइज़ करना सिखाते हैं, स्क्रीन नहीं दिखाते हैं, विज़ुअलाइज़ करना सिखाते हैं, ओके। इमेजिन करना सिखाते हैं। ऑडिटरी वो सुन तो हमें रहे ही होते हैं, एंड काइनेस्थेटिक उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं, रैपो में ले लेते हैं। जी। उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करना ज़रूरी है। कनेक्ट करना बहुत बहुत, डिफ़िकल्ट भी होता होगा सर। शायद यही, अगर आपने कनेक्ट कर लिया फिर बहुत ईज़ी हो गया उसके बाद तो। जी। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को कनेक्ट नहीं कर पाया अपने साथ, जो टीचर स्टूडेंट को कनेक्ट नहीं कर पाया, तो आप कुछ भी बोलते रहिए, उस पे कोई असर नहीं होने वाला है। जी। तो वो जब कनेक्शन बन जाता है ना, तो फिर वो आपकी बात सुनते हैं, हुँ, हुँ। आपको समझते हैं, आप जो बोलोगे वो करेंगे। जी। सो ये एक डिफरेंस है, अप्रोच डिफरेंट है। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं, तराटक मैंने जैसे बताया फोकस के लिए, हुँ, हुँ। मैंने बताया हैरी लॉरेन की कुछ मेमोरी टेक्निक्स हैं। हुँ, हुँ। एनएलपी मैं यूज़ करता हूँ, रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर एनएलपी यूएसए के से। बारे में कुछ बताइए सर। ये एनएलपी श जहाँ तक मैं जानती हूँ ये अमेरिकन टेक्निक है। अमेरिकन टेक्निक है ये। एनएलपी ये एक साइकोलॉजी का एक एडवांस वर्जन समझ लीजिए। हुँ, हुँ। तो रिचर्ड बैंडलर जो थे साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, एंड जॉन ग्राइंडर इंग्लिश के प्रोफेसर थे इन सेम यूनिवर्सिटी। हुँ। दे स्टार्टेड टुगेदर
तो जिसका नाम एनएलपी दिया। एनएलपी इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो जी। स्टैंड फॉर ब्रेन, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, हमारे दिमाग की एक लैंग्वेज है, हुँ। जिससे हम समझते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जो हम एनएलपी एक्चुअली बच्चों को नहीं सिखा रहे, बट वी आर यूजिंग एनएलपी एज़ अ टूल इन आवर डिलीवरी। हम जी, बच्चों को सिखाने के लिए एनएलपी यूज़ कर रहे हैं। ओके। या तो सिखाने के लिए जब हम एनएलपी यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा अप्रोच अच्छे से कर पाते हैं, ज़्यादा डिलीवर कर पाते हैं। आपने स्टार्ट अपनी डॉटर से करा है सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया एंड वो आज के टाइम में गूगल गर्ल के नाम से जानी जाती है। आप उसके बारे में कुछ बताएँ सर? एक्चुअली मैंने जिया को ट्रेन किया था एज़ अ फादर ओनली। दैट टाइम आई वाज़ नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर एंड शी वाज़ ओनली 4 एंड हाफ, ओके। 4.5 साल की थी। तो उस पे ना अच्छे रिजल्ट्स जब मिले, हुँ। तो मुझे लगा कि ये सब छोटे बच्चों पे काम होना चाहिए। जी, जी। और शायद प्रेशर बहुत है बच्चों के पास, स्कूल में बहुत प्रेशर है। इन्हें ये स्किल सिखाई जानी चाहिए। हम लोग प्रेशर से निकल के आए हुए हैं, हुँ। तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जी, हमारे पास बहुत प्रेशर था, रिसोर्सेज़ कम थे, प्रेशर प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा था। था। राइट। एंड वो चीज़ें फिर मुझे लगा बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। जिया ने शी गोट दिस टाइटल गूगल गर्ल ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 8 इयर्स ओनली, ओके। फ्रॉम मैनी न्यूज़ चैनल्स हुँ। एंड चीफ मिनिस्टर हरियाणा, गवर्नर ऑफ हरियाणा, गवर्नर पंजाब, बहुत सारे उसने अवार्ड लिए। एंड शी मेड अ रिकॉर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसे 9 साल की उम्र में पूरा भारत का संविधान याद था। ओह! एंड उसके बाद तो फिर लाइफ में जिया जैसे हज़ारों बच्चों को हमने ट्रेंड किया। हज़ारों बच्चे जिया से बेहतर भी कर रहे हैं, बहुत ओके। बेहतर भी हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, जिया बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, हुँ। तो आज भी बच्चे बहुत सारे तो हज़ारों बच्चे कैसा सीख लगता रहे है सर जब आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आपकी डॉटर है, उन लोगों का नाम गिनीज़ वर्ल्ड बुक में भी आता है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी इनवाइट किया जाता है, जहाँ वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, विनर रह रहे हैं, तो कैसा लगता है उस टाइम में? देखिए एज़ अ टीचर मुझे हर टीचर को अच्छा लगेगा भाई। ये तो सेंस ऑफ अचीवमेंट है। आप कौन जब आपके स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप ही का प्रोडक्ट है वो, आप आपको ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। जी, वो ग्रो करते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स के बाद दुनिया में एक टीचर ही होता है जिसे खुशी होती है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसमें वो अपनी सक्सेस देखते हैं। बिल्कुल, ये हमारी सक्सेस वही है कि वो बच्चा कुछ अचीव कर रहा है एक्चुअल में। जी, ये वो एफडी है जो मैच्योर 5 साल या 10 साल में नहीं, वो शायद पहले भी हो सकती है और हुँ, बाद में भी होती है। हुँ। और वो लाइफ टाइम मैच्योरिटी होती रहती है उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड सर अभी आप प्रेशर की बात कर रहे थे कि हमारे टाइम में बहुत प्रेशर रहता था। सो आज के टाइम में भी नो डाउट प्रेशर है एजुकेशन में। तो बिना बच्चों को प्रेशराइज़ किए हुए क्या उन्हें अच्छा एजुकेशन दिया जा सकता है? देखिए प्रेशर रहेगा रहेगा, प्रेशर को आपने झेलना कैसे है ये देखना है। एक ओके। चम्मच नमक तो जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। वो प्रेशर आपका सिर्फ पेरेंट्स से, घर से है, या वो बाहर समाज से है, सोसाइटी से है। हुँ। बट उसे झेलना कैसे है, उस प्रेशर से आपको पार कैसे जाना है, जी। समझे? आप देखिए ना, एक मूवी है दंगल, हुँ। आमिर खान जिसमें महावीर प्रसाद बने हैं। वो राइट। एक्चुअली वो मूवी 2 लड़कियाँ 2 बहनें हैं, हुँ। गीता फोगाट, और वो लड़कियाँ स्पोर्ट्स में बहुत आगे गई, उनके फादर ने उन्हें ट्रेंड किया। जी, जी। तो एक्चुअली वो मेरे को मूवी ना उन लड़कियों की नहीं लगती है, एक फादर की लगती है। उसमें हीरो फादर जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा प्रेशर तो उसने झेला ना, लड़कियों ने फिजिकल प्रेशर झेला कि उसने ये नहीं कहा कि तुम लोग उनके सुबह उठ पीछे, के भागो, वो हाँ, साथ में भाग रहे हैं। वो साथ भाग रहे हैं, उनके पीछे खड़े हैं स्पोर्ट में। जी, उन लड़कियों के पीछे उनका फादर था। उनके जी, फादर के इस डिसीजन में कि लड़कियों को कुश्ती करवानी है, उसके पीछे कोई नहीं था। जी। तो वो प्रेशर जो था एक्चुअल में महावीर पूरे प्रसाद, फादर पे था। मैं मानता हूँ उनके ऊपर था। जी, समाज में जहाँ हरियाणा में लड़कियों को घर से मतलब बहुत मुश्किल था बहुत निकलना, ज़्यादा। और उन्होंने उस तरीके से ट्रेंड किया। तो ये फादर की जर्नी थी। फादर कम ट्रेन टीचर, वो भी टीचर भी वही थे। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए कोई अच्छा, अगर पेरेंट्स के बाद सोचता है, हर कोई सोचता ही है, बट टीचर का एक अहम रोल रहता है, वो भी उतना ही सोच रहा होता है। बिल्कुल तो सर। बच्चे अचीव करते हैं तो हमें भी उतनी खुशी होती है। सर आपके पास तो फ़ॉरेन के भी बच्चे हैं, फ़ॉरेन के भी क्लाइंट्स हैं, तो ये आपसे कैसे जुड़े एंड क्या आपने ऐसा कमाल कर दिया कि फ़ॉरेन के लोग आके आपसे नहीं, जुड़ रहे हैं? मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये कमाल पहले से ही था। ओके। स्वामी विवेकानंद करते थे भाई, उनको नहीं बुलाया गया अमेरिका।
ओके। शकुंतला देवी कितना वर्ल्ड घूमी, पूरा दुनिया घूमी है वो। जी। तो ये कमाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास 2014 में यूएस से कुछ स्टूडेंट्स आए थे। उसके बाद लगातार आते रहे हैं। मैं क्योंकि तब हम ऑनलाइन नहीं ट्रेंड करते थे, ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था। जी। ये तो 2020 में कोविड के बाद हम ऑनलाइन गए। तो उसके बाद हमारे लिए स्कोप बड़ा हो गया, खुल गया, रास्ते रास्ते खुल गए। तो हम अब कई और कंट्रीज़ के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। एंड एक मुझे याद है, एक स्टूडेंट है हमारी जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल, उनका एक ओके। वर्ल्ड रिकॉर्ड था, गिनीज रिकॉर्ड था। वो रिकॉर्ड हमारी स्टूडेंट है यूएस में, उसने ब्रेक किया 10 साल की ओके। उम्र में। एंड वो अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है, बहुत मुश्किल रिकॉर्ड था। बहुत तो प्राउड मोमेंट वो होगा वो सर। रिकॉर्ड जो उसने ब्रेक किया, और 4 साल पहले जब ब्रेक किया, आज तक उसका रिकॉर्ड कोई और ब्रेक नहीं कर पाए। तो हमारे पास क्या है, हम रेफरेंस से लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से बात जाती है। जी। अगर कुछ अचीव कर रहा है कहीं न कहीं, तो वो सराउंडिंग में सब लोगों को पता लगता ही है। हुँ, तो हुँ। धीरे-धीरे हम यूएस पहुँच गए, कनाडा, रशिया, ओह! जर्मनी, वियतनाम, बहामास में हम लोग दुबई में ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके, बहुत बिग अचीवमेंट है सर। नहीं, ये अचीवमेंट बस रिज़ल्ट्स आ जाएँ और बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो सारे अपने ही हैं, पूरी दुनिया बिल्कुल, एक ही है। बिल्कुल सर। एंड सर, वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप पेरेंट्स को एंड बच्चों को कुछ गाइडेंस दें। पेरेंट्स के लिए एक ही बात है जी, ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, ये हमारे थ्रू इस दुनिया में आए हैं। तो आपका पोज़ेशन नहीं है कि हम इन पर अपनी कोई भी बात थोप दें। ये एग्री। हमारे थ्रू इस दुनिया में है, हमारे नहीं है, ये इसी सोसाइटी के हैं। ये हमारे थ्रू आए हैं और हमारे साथ कुछ रास्ता तय करेंगे, जर्नी तय करेंगे, फिर ये सोसाइटी के हो जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ये मैंने नहीं कर पाया जीवन में तो मैं इससे करवा लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ड्यूटी एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर्स ये है कि हम इन्हें अच्छी लाइफ़ दें, अच्छी स्किल्स दें, अच्छे संस्कार दें। एक एक गाड़ी की तरह समझिएगा, मैं इस एंड में एक बात कहता हूँ, आपके पास एक कार है, कार के अंदर एक इंजन होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो इंजन होता है इंसान का दिमाग। अब वो इंजन जैसा भी है वो हमें मिल गया है, तो इंसान का दिमाग है जो जैसा है वो उसे हम और रिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड उस जैसे एक इंसान के पास अच्छा दिमाग है, वो कार का इंजन मैं समझता हूँ उसे। और उसके बाद उसके 4 व्हील्स हैं, दीज़ आर स्किल्स एक्चुअली। स्किल जितनी शार्प होंगी, व्हील्स जितने राउंड होंगे, गाड़ी उतनी तेज़ दौड़ेगी। इसके बाद है फ्यूल। फ्यूल पेरेंट्स की ड्यूटी है। फ्यूल गाड़ी के अंदर फ्यूल रहता है और बच्चों के अंदर मोटिवेशन या मीनिंग, क्यों उन्हें आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है, उनके लिए मोटिवेशन क्या होगा, वो एक फ्यूल जो है पेरेंट्स की ड्यूटी है। वो फ्यूल फ़िल करना पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो मोटिवेशन देना बच्चों को पेरेंट्स की ड्यूटी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उस गाड़ी का स्टीयरिंग। आपकी गाड़ी कितनी भी पावरफुल हो, व्हील्स कितने भी अच्छे हों, गाड़ी का इंटीरियर कितना अच्छा हो, बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग हो, फ्यूल बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग डिसाइड करता है कि गाड़ी किधर जाएगी। तो जो वो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, वो संस्कार मैं बोलता हूँ, वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हमें देनी है ताकि वो बच्चे जीवन में आगे बढ़ें। तो व्यूअर्स, आज आपने बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी वैल्यूएबल बातें बताई सर ने हमें। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर बनाइए, क्योंकि ये हमारे भारत का भविष्य है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।